अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं जनाब आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही हैं मैं हूं माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं आप चाय का कप या कॉफ़ी का कप लेकर अपनी सीटों पर विराजमान हो चुके होंगे और आपने हमारा जो शो है वो ट्यून कर लिया होगा। और अगर शो की हाईलाइट्स की बात करें तो नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान डील जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती दिखाई दे रही है। जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते तक हो जाने का दावा किया है। वहीं लबनान में इसराइल की वहशियाना बमबारी से अब तक 3,433 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं। और डील को ख़राब करने की वजह से अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है। और इस गंभीर सूरत हाल की अंदरूनी कहानी आज जानेंगे। और इसके साथ साथ जैसे उज़ैर जून का आगाज़ हुआ है, ओगरा ने LPG की कीमतें बढ़ाकर गरीब आवाम पर ही महंगाई का बोझ गिरा दिया है। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने हक महर को शौहर पर एक वाजिबुल अदा कर्ज करार दिया है। इस तारीखी फैसले के हवाले से ख़वातीन के हुकूक पर क्या असरात आएंगे, इस पर भी हम कानूनी माहिरीन की राय लेंगे। और सेहत के हवाले से भी बात होगी। बच्चों के कान क्यों बहते हैं, किस उम्र तक बहरेपन का इलाज मुमकिन है, कॉकलियर इम्प्लांट के जरिए बच्चों को 100% बहरेपन से कैसे बचाया जा सकता है, इस टेक्नोलॉजी बारे भी आपको डिटेल्स बताएंगे। और साथ ही साथ जनाब 8 घंटे सोने के बावजूद भी थकन रहने की वजूहात क्या हैं, क्यों कुछ लोगों को हर वक्त सुस्ती रहती है। और साथ ही आज जनाब वर्ल्ड बाइसिकल डे भी है, तो आपको एक ऐसे साइकिलिस्ट से मिलवाएंगे जिनकी उम्र तो 70 साल से ज़ायद है, मगर उन्होंने 280 किलोमीटर का तवील सफ़र तय करके नौजवानों को भी हैरान कर दिया। तो जनाब कहीं मत जाइए, शो को एंजॉय करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। और बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और कल भी हम बात कर रहे थे कि मशरिक़ वस्ता की सियासत में कब कोई ट्विस्ट आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। ये तो वैसे ही हो रहा है। सदर ट्रंप जो पहले ईरान की मुज़ाकरात मुअत्तल करने पर कह रहे थे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये अमल बहुत बोरिंग हो चुका है, अब अचानक वो यू टर्न लेते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने अपनी ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात इंतहाई तेज़ रफ्तारी से जारी हैं और मुमकिना तौर पर जो मुआहदा है वो अगले हफ्ते तय पा जाएगा, जिसके तहत जंगबंदी में तोसी होगी और 28 फरवरी से बंद आबना हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के अमन मंसूबे पर ताहाल कोई भी बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, जवाब तो अभी तक नहीं आया। और ऐसे में जो ईरानी सरकारी मीडिया है उसके मुताबिक जी ताख़ीर की बड़ी वजह दोनों मुल्कों के दरमियान अदम एतमाद की सूरत हाल है, जो कि हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान होने वाली कॉल के जो हम देख रहे हैं असरात वो भी सामने आ रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने इंकशाफ किया है कि जी डील में बार बार रुकावट पैदा करने पर ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल कह दिया। और ट्रंप ने जी नेतन्याहू को यहाँ तक कहा है कि अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। और ट्रंप ने बैरूत पर हमले का इसराइली मंसूबा तो रुकवा दिया, लेकिन नेतन्याहू अभी जनूबी लबनान में कार्रवाइयाँ जारी रखने पर बज़िद हैं, जहां हम देख रहे हैं ताज़ा हमलों में एक डॉक्टर और उनके 2 मासूम बच्चों समेत मज़ीद 9 अफराद शहीद हो गए हैं। तो सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। किस तरफ जा रही है, इस पर तफसीली जायजे के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर दिफाई उमूर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, ट्रंप का दावा है कि एक हफ्ते में मुआहदा हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ नेतन्याहू ने लबनान पर हमले नहीं रोके। इस तजाद को आप कैसे देख रहे हैं, जितनी तल्खी अब इनके बीच में पैदा हो चुकी है? बहुत शुक्रिया जी, और अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आपके नाजरीन को भी वेरी गुड मॉर्निंग। ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जहां पर हम 2 मुख्तलिफ डोमेन में जो है देख रहे हैं इस खित्ते के अमन को और मुस्तकबिल को। एक तरफ तो ऐसी तुंदो तेज बयानबाजी है और ऐसी मैसेजिंग है कि जैसे बिल्कुल हम पोस्टरिंग कर रहे हों एक इमिनेंट काइनेटिक जंग के दोबारा शुरू होने की। और दूसरी तरफ इस गैर यकीनी सूरत हाल में हम देखते हैं कि अमन की कोशिशें, मुज़ाकरात की बातें और फिर
बड़े यकीन के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये दावा कि बहुत जल्द और गालिबन अगले हफ्ते तक एक मुआहदा तय पा जाएगा। जहाँ तक इस वेबसाइट पर एक मुबैना फ़ोन कॉल के जो मंदरजात उन्होंने इजरा किया है, वो मेरा ख्याल है हमें उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक तो ये एक बड़ी नोन ज़ायनिस्ट वेबसाइट है, और दूसरे ऐसा नहीं लगता या ऐसा शायद इस चीज़ का अमकान कम है कि अगर वाकई ऐसी कोई गुफ्तगू हुई भी हो तो उसका पूरा मतन जो है वो इस तरह पब्लिक हो जाए। तो मेरे अपने हम्बल ओपिनियन में ये शायद कसदन ये एक चीज़ की गई है, और उसका मकसद शायद ये हो सकता है कि ईरान को ये तासुर देना कि अमेरिका इज़ इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, और वो जो ईरान का ये बड़ा कंफर्म या वैलिड उनका ये स्टांस है कि अमेरिका को इजराइल को हार्नेस करना चाहिए, क्योंकि इजराइल को रोके बगैर इस खित्ते में बिल्कुल एजाज साहब, सूरत-ए-हाल तो हो कुछ ऐसी लग रही है कि गुड कॉप और बैड कॉप तो खेला जा रहा है। अगर हम देखें तो कुछ रिसेंटली भी इस तरह की बातें सामने आई थी कि जनाब टेलीफोन पे तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। इस तरह की खबर लगता है छापी नहीं जाती बल्कि छपवाई जाती है अपनी मर्जी से। और साथ ही साथ अगर हम देख ले तो इसमें हम जो ईरानियंस हैं उनका बयान जो है वो ज़्यादा रेलिवेंट लगता है, जिसमें वो कहते हैं कि वाशिंगटन और तेल अवीव जो हैं ये कि सिक्के के दो रुख हैं। ये सिर्फ इस तरह की बातें जो हैं आवाम को उलझाने के लिए नहीं है, आप समझते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ईरान का बड़ा मैच्योर और बड़ा मेरा ख्याल है हमें उसको ये कहना चाहिए कि बड़ा सीरियस उनका रिस्पांस होता है, और ज़्यादा क्रेडिबल बात वो करते हैं, जिसको कोई भी न्यूट्रल मुबसर जो है वो उसको रिलेट कर सकता है ग्राउंड पर फैक्चुअल पोजीशन के साथ। जबकि अमेरिकन जो पोस्टरिंग है या बयानबाजी है वो बड़ी इर्रेशनल और अनरिलायबल होती है। और इसमें अभी देखिए, अभी जो लेटेस्ट आज की न्यूज़ है उसमें दोबारा वहाँ कुवैत में और बहरीन पे जो है हमलों की बात हो रही है, और उसमें ईरान की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, जाहिर है अमेरिका उसके जवाब में वो बड़ा उसको लाइटली प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमने तमाम जो ड्रोन्स या मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन शायद ये हकीकत ना हो। और फिर ये भी इस चीज़ को अगर आप सिंबॉलिकली देखें तो इस बात से कतई नज़र के इन मिसाइल्स का जो सक्सेस रेट है वो क्या है, ये इंडिकेट करते हैं कि ईरान के पास रिस्पांस कैपेबिलिटी मौजूद है। वो ये जो क्लेम वर्सेस अवार्ड और ये चीज़ें तो हर जंग में होती हैं कि एक तरफ से दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ से डिनायल होती है, लेकिन कम से कम ये चीज़ तो एस्टैब्लिश है कि ईरान के जो नारे हैं वो कोई खोखले नहीं हैं, वो अभी भी बिल्कुल एजाज साहब ये जानते हैं कि ईरान के जो दावे हैं वो खोखले नहीं हैं और वो लड़ना जानते हैं, उनका जज्बा ही बहुत बुलंद है, और ये लोग स्ट्रेटजी के साथ भी आ जाएं, प्लानिंग के साथ भी आ जाएं तो भी वो हौसले पस्त नहीं हो सकते। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक जानिब इब्राहिम अकॉर्ड की बात होती है, दूसरी जानिब फिर ये हमले भी नहीं रुकते हैं, और फिर नेतन्याहू को जेल भिजवाने की बात होती है। डोनाल्ड ट्रंप हर तरफ से खेलना चाह रहे हैं, और जैसे उन्होंने मुआहदे की बात की थी कि वो ओबामा से बेहतर मुआहदा लेकर देंगे, तो क्या उनकी पीछे ये चीज़ें चल रही हैं? क्या माइंड सेट है? ये सारी चीज़ों को अगर मनवाने पे आए तो वो ये सारी शराइत मनवा सकेंगे और ओबामा से अच्छी डील करवा सकेंगे, क्योंकि एट द एंड वो चाहते तो यही हैं। नहीं, यकीनन ऐसा नहीं है, क्योंकि ओबामा ने जो डील हासिल की वो एक तवील डिप्लोमेटिक जो है एफर्ट के बाद एज ए स्टेट्समैन उन्होंने वो डील हासिल की। अमेरिका उस वक्त जंग हारा नहीं हुआ था, या ईरान उस वक्त
अब जंग जीता नहीं हुआ था। ठीक है। ये मौजूदा हालात में ईरान एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन से जो है बात कर रहा है। तो ये सोचना कि वो 2015 से बेहतर कोई डील हो जाएगी या ईरान कोई कंसेशंस दे देगा। आप देखिए कि उस वक्त ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी, लेकिन अभी ईरान उसके बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बड़ी कैटेगोरिकली उन्होंने उसको अपनी रेड लाइन करार दिया हुआ है। उस पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। इसी तरह लेबनान को या हिजबुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान ने उसको भी अपनी एक सेंसिटिविटी जो है उसको वो समझते हुए उसके ऊपर भी बड़ी कैटेगोरिक उन्होंने स्टेटमेंट जो है अपनी स्टांस रखा है। तो अब ईरान को रियलाइजेशंस है अपनी स्ट्रेंथ की, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पेशतर बहुत सारे ऐसे मौके जिसमें सैंक्शंस थी या टेंशन्स बढ़ी हुई थी, आबना हुर्मुज़ पर आप कंट्रोल या उसको बंद करने की धमकियां तो दी जाती थी, लेकिन प्रैक्टिकली इस जंग से पहले ऐसा हुआ नहीं। तो अब जबकि ईरान ने आबना हुर्मुज़ के कंट्रोल को भी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब कैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ये दावा कर सकते हैं कि वो कोई ओबामा साहब से बेहतर डील करने में कामयाब हो जाए। जी बिल्कुल एजाज साहब, जिस तरह से आपने आबना हुर्मुज़ की भी आप बात कर रहे हैं और देखा जाए तो ओबामा से बेहतर डील तो नहीं मिलती नज़र आ रही, JCPOA जो है अभी तक वही बेहतर मुआहदा नज़र आ रहा है। सर, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी ये कह रहे हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली की सूरत में भी हम ईरान से सैंक्शंस नहीं हटाएंगे। ईरान ने 28 फरवरी से आबना हुर्मुज़ बंद कर रखी है। क्या अमरीका ईरान को पाबंदियों में नरमी दिए बगैर आबना हुर्मुज़ खुलवा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, उन्होंने आबना हुर्मुज़ पे जो कंट्रोल संभाला या बंद किया ईरान ने, उसके बाद अमेरिका ने उस ब्लॉकेड या कंट्रोल के बाहर एक कंट्रोल, एक सुपरफिशियल एक कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनके पास अगर ये कैपेबिलिटी होती या ये विल होती कि वो आबना हुर्मुज़ में दाखिल होके उसको खुलवा सकते, तो वो कर चुके होते। तो इसलिए ईरान जो है वो आबना हुर्मुज़ पे अगरचे उनका स्टांस ये है कि वो उस पे मुकम्मल सॉवरेनिटी और कंट्रोल चाहते हैं और उसको जो है मोनेटाइज भी करेंगे और इससे अपने जो है इकोनॉमी को रिकवर करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस पे इस हद तक तो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कि कंट्रोल हो, जो टैक्स या टोल कलेक्शन है वो एक महदूद मुद्दत के लिए हो। और अभी याद होगा 2 दिन पहले कतर भी इसको अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगर ईरान महदूद मुद्दत के लिए वहाँ पर इस लेवी लगाता है या टैक्स लगाता है तो वो उसकी तो समझ आती है और उसको कबूल किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं। तो ये इसका मतलब है कि खित्ते के मुमालिक भी समझते हैं, यानी कि ये चीज़ हो तो एक्सेप्टेबल हो सकती है। कहना है बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त का, और जिस तरह की हम सिचुएशन देख रहे हैं, सूरत हाल देख रहे हैं, आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल की बातें या ये शराइत मानना या ना मानना अभी यहीं पर ही डेडलॉक बरकरार है। और ईरान एक तरफ चाहता है कि एक अच्छा जो है वो डील सामने आए, और दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि अच्छी डील सामने आए। तो अब दोनों अपनी अपनी शराइत मनवाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ईरान डटा हुआ है, बड़ी लेजेंडरी यानी कि वाइब आ रही है ईरान से। बिल्कुल बिल्कुल, ईरान जो है हम देखें दिफा की जिम्मेदारी थी, लेकिन दिफा से आगे बढ़कर भरपूर मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। और अमेरिका जो है वो चाहता है कि जनाब जो मौशी वेंटिलेटर है ईरान का उसको भी हटा दिया जाए। अब ईरान अगर वहाँ पर टोल वसूल कर रहा है आबना हुर्मुज़ पर, तो वो भी जनाब किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। और फिर साथ ही साथ जो सैंक्शंस हैं, जो ईरान के देखा जाए एसेट्स हैं दूसरे ममालिक में, वो भी जो हैं वो अमेरिका के कंट्रोल में हैं। तो ऐसे में ईरान के लिए भी जो है वो बड़ी मौशी मुश्किलात हैं, लोग वहाँ पर परेशान भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो डटे हुए हैं, अपनी हुकूमत के साथ हैं। और हम देखें जंग से पहले अगर कोई इख्तलाफ था भी
ईरान के अंदर, चाहे वो सियासी जमातों में था या मुख्तलिफ नज़रियात थे लोगों के, लेकिन अमेरिका के और इसराइल के हमले के बाद वो सारे एक साथ हो चुके हैं, इत्तेहाद हो चुका है, और फिर उस इत्तेहाद के नतीजे में हम देख रहे हैं कि बड़ा भरपूर और मुंह तोड़ जवाब जो है वो अमेरिका और इसराइल को मिलता है। ऐसे ही है, अमेरिका और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब भी मिल रहा है। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और जैसे मैं लेजेंडरी ईरान की बात करी थी, तो लेजेंड इसलिए मेरे जहन में आए, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और दुनियाई क्रिकेट के लेजेंड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम आज जनाब अपनी 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। और 3 जून 1966 को लाहौर में वसीम अकरम पैदा हुए और उन्होंने इस्लामिया कॉलेज से क्रिकेट का आगाज़ किया। 19 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट पर राज किया, और उसके बाद दुनिया के पहले बॉलर हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 500 विकेटों का माइलस्टोन अबूर किया और मजमूई तौर पर 460 मैचेस में 916 विकेटें हासिल कर रखी हैं। और इसके साथ साथ 1992 के तारीखी वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी जादुई बॉलिंग ने पाकिस्तान को आलमी चैंपियन बनाया और वो मैन ऑफ द मैच करार पाए। और टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा उन्होंने जी 104 मैचेस में 414 विकेटें ली, और बल्लेबाजी में उनका सबसे ज़्यादा स्कोर 257 नॉट आउट है। वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर और ड्रीम क्रिकेटर है। माहम, वसीम अकरम की जादुई सिंह का जादू जो है वो आज भी बरकरार है। वसीम अकरम इन दिनों एक बेहतरीन कमेंटेटर के तौर पर जाने जाते हैं। क्रिकेट की दुनिया से हटकर उनकी ज़ाती ज़िंदगी का जिक्र करें तो उन्होंने पहली अहलिया डॉक्टर हुमा के इंतकाल के बाद 2013 में ऑस्ट्रेलवी निजात शनेरा थॉम्सन से दूसरी शादी की। और हाल ही में वसीम अकरम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई जब वो फरीज़ा हज अदा करने मक्का में मौजूद थे, और जमरात में रमी के दौरान वसीम अकरम ने बिल्कुल अपने उसी बॉलिंग एक्शन के अंदाज में शैतान को कंकरियां मारी और विकेट लेने के बाद जैसी खुशी मनाई। फैंस ने तो वसीम अकरम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और उनका जो हज का तजुर्बा वो भी बड़ा बेहतरीन रहा। तो जनाब उसके साथ साथ फिर एक मौके पर हमने देखा कि उनकी आंखें जो हैं वो नम थी। ये भी मनाजर जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए। तो जनाब हमारी तरफ से स्विंग के सुल्तान को उनकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और तो जनाब एक और ख़बर आपको दे दें, क्रिकेट से ही जुड़ी हुई है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे मशहूर रिवायती और पुरजोश सपोर्टर चाचा क्रिकेट के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, 77 साल अब्दुल जलील साहब ने रवा साल रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी ज़िंदगी भर के जज्बे और वफादारी के लिए उन्हें शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। और चाचा क्रिकेट ने पाकिस्तान के 500 मैचेस में टीम की स्टेडियम जाकर हौसला अफजाई का अपना तारीखी हदफ मुकम्मल कर लिया। चाचा क्रिकेट कल 4 जून को लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाला तीसरा वनडे मैच आखिरी बार स्टेडियम में बैठ कर देखेंगे, जिसके बाद वो स्टेडियम को अलविदा कह देंगे। और पीसीबी की पोस्ट में उन्हें महज एक मद्दा नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की हिमायत की एक आलमी अलामत करार दिया गया, जो क्रिकेट की तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। और पीसीबी को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनकी खिदमात का जनाब एतराफ़ किया। और ये काइंड ऑफ फेयरवेल टाइप ही लग रही है। और चाचा क्रिकेट अपने मुनफरिद लिबास और क्रिकेट से जी मोहब्बत की वजह से हमने देखा है दुनिया भर के स्टेडियम्स में पाकिस्तान की पहचान बने। उन्होंने पहली बार 1968 में लाहौर में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच देखा था, और फिर शारजा के मैदानों से लेकर 1999 के वर्ल्ड कप तक उन्होंने कौमी टीम का भरपूर साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया। और चाचा क्रिकेट ने पाकिस्तान की कई तारीखी फतूहात अपनी आंखों के सामने देखी भी हैं, मौजूद भी रहे हैं, और जिनमें हमने देखा जावेद मियांदाद का 1986 का वो जो आखिरी गेंद पर छक्का था, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी शामिल था। और उनके क्रिकेट से जुनून का अंदाज़ा यूँ लगाएं कि 1999 के वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए घर तक बेच डाला, और अब वो क्रिकेट से रिटायर होकर सियालकोट के करीब एक रेस्टोरेंट और क्रिकेट म्यूज़ियम कायम करना चाहते हैं, जहां वो क्रिकेट से जुड़ी अपनी यादगार अशिया रखेंगे। और चाचा क्रिकेट आपके इस लाजवाल जज्बे को हमारी तरफ से भी पूरी कौम और पूरी कौम की तरफ से भी बहुत बहुत सलाम। और इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेडियम में आपकी
कमी हमेशा महसूस की जाएगी। बिल्कुल जी, और हम देखा जाए तो क्रिकेट की एक तरह से विकीपीडिया भी है। बहुत सारी यकीनन उनके पास इंफॉर्मेशन है जिस पे किताब भी लिखी जा सकती है, और देखिए आइडिया मैंने दे दिया, कोई ना कोई इस पे काम कर सकता है उनके साथ इंटरव्यू करके। तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल, ये भी हो सकता है जनाब, लेकिन अभी वक्त हुआ ब्रेक का। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। बच्चों में हम देखते हैं कान बहने की शिकायत हमारे मुआशरे में हमेशा से बहुत आम भी रही है और आजकल हम देख भी रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सर वालिदैन इसे मामूली सा इन्फेक्शन समझकर इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम ये भी देखते हैं कि किसी अताई के पास ले जाते हैं, वो जो मशवरा दे उसी पर अमल कर लिया, या कान में कोई देसी तेल या ड्रॉप्स डाल दिए, अपना कोई नुस्खा अपना कर ये सिचुएशन मज़ीद ख़तरनाक बना देते हैं। तो तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये मामूली सी गफलत बच्चों के कान के पर्दे को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा सकती है और उन्हें हमेशा के लिए बहरेपन का शिकार बना सकती है। बिल्कुल वहाँ आपने सही कहा, और यहाँ सबसे अहम चीज़ हम देखते हैं तो अवेयरनेस की कमी है। जदीद मेडिकल रिसर्च साइंस कहती है कि अगर पैदाइश के इब्तदाई 6 माह के अंदर नौमालूद बच्चों में समात के मसाइल की तशखीस कर ली जाए तो जदीद कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के ज़रिए बच्चों को 100% बहरेपन से बचाकर नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाया जा सकता है। और इसी आम टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमने स्पेशली इनवाइट किया स्टूडियोज़ में कंसल्टेंट ENT सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर समीम मुमताज़ साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कान बहना है, मतलब आंसू बहना तो सुना है, ये कान बहना ये क्या है? बहुत सारे लोग जो हैं वो पहली दफ़ा ये सुन रहे होंगे, और कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जिन पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है और अपने मौलिद से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बच्चों में नाक, कान और गला तीनों आपस में जुड़े हुए, एक की बीमारी दूसरे को असरअंदाज कर सकती है। अगर बच्चे के कान बार बार बह रहे हैं, उसको ज़रूर नाक, कान, गले के मुआलिज को दिखाएं। मोस्ट प्रॉबेबली ज़्यादा शक है कि उसके कान का पर्दा फट गया होगा, और अगर आप उसकी बर वक्त तशखीस कर लें और इलाज करवा लें तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन जी, अगर आप उसको नहीं कराएंगे इसका इलाज, तो ये सारी ज़िंदगी के लिए आपके कान की समात वक्त के साथ साथ कम हो जाए। प्रोफेसर साहब, 2 सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं कि एक तो पर्दा आपका फट जाए तो फिर फ्लूइड बाहर आना शुरू होता है, और दूसरा क्या ये खुद से भी हो सकता है कि पर्दा फट जाए, या फिर हमारी अपनी कोई गलती हो सकती है, या कोई ना कोई चीज़ इस तरह से कान के अंदर लगी है जिसकी वजह से पर्दा फटा हो? अगर कान पे चोट लगे, थप्पड़ मारें जी, मैं असातिज़ा घर की माओं को एक रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी बच्चे को चेहरे पे या कान पे मत थप्पड़ मारें। अगर मारना है, बहुत ज़रूरी है, तो हल्का सा पीठ पे मार दें, क्योंकि कान का पर्दा मैं बहुत देखता हूँ, थप्पड़ लगा, चोट लगी, बाजार में लड़ाई हुई, मुक्का लगा, कान का पर्दा फट गया। और इसको बर वक्त तशखीस और इलाज से ये कुदरत की तरह ठीक भी हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर आप इसका इलाज बर वक्त नहीं कराएंगे तो सारी ज़िंदगी आपका पर्दा फटा रहेगा और वक्त के साथ साथ आपकी समात में भी असर आएगा। वेरी असर आएगा, सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम देखते हैं कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर ही अगर लेट्स सपोज खुदा न खास्ता बहरे हों, तो माँ बाप इसकी तशखीस कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चल सकता है ताकि उसका फिर बर वक्त इलाज करवाया जा सके? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बच्चों में आजकल पैदाइश के फ़ौरन बाद एक टेस्ट किया जा सकता है जी, ऑटो एकूस्टिक एमिशंस। उसमें बाज़ अस्पतालों में हो रहा है, और उसमें बच्चे को उसी वक्त पता चल जाता है कि आया इस बच्चे की समात नॉर्मल है या नहीं। सही। उसके अलावा एक आम सा तरीका जो हमारे मुल्क में या हमारे इतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन अगर 3 से 4 महीने का बच्चा नॉर्मली आप उसे आवाज़ देंगे, वो अपना सर घुमाएगा। सही। अगर परिंदे चहचहा रहे जी, हैं, जी। कोई अच्छी आवाज़ सुनाई दिए, वो उसकी तरफ बड़ा मुस्कुरा के उस तरफ अपना सर घुमाएगा। अगर बच्चा 3 से 4 महीने 5 महीने तक आप महसूस करते हैं कि अगर वो आवाज़ पे अपना सर नहीं घुमाता, उस तरफ अपना सर नहीं रोटेट करता, एक शक हो सकता है कि उसको शायद समात का कोई मसला है। और सॉरी, ऐसे अगर आप महसूस करते हैं कि बच्चे की शायद समात में कोई मसला है, तो मेरा ख्याल है फौरी अपने नाक, कान, गले के करीबी अस्पताल में या डॉक्टर को दिखाएं, ताकि
डॉक्टर उसको चेक करे चेक करे। और मामूली से टेस्ट के साथ, उसे बेरा कहते हैं आजकल, ठीक है। वो कंप्यूटर पे टेस्ट होता है बच्चे का और वो एग्जैक्ट बता देते हैं। ये वाहिद टेस्ट है जो बताता है कि बच्चे की समात कितनी कम है। ये नहीं अच्छा, होता यानी जिस तरह विजन में प्रोफेसर साहब होता है कि 6/6 है और पैरामीटर है, इसमें भी डेसिबल का या कोई इस तरह से है कि कितने % है बिल्कुल समात? 20% इज नॉर्मल, ओके, ठीक है। 0 to 20। उसके बाद जितनी कम, अब ये नहीं होता जी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती कोई चीज़ भी, बीमारी कम होती है, उससे ज़्यादा फिर ज़्यादा। 30% कम है समात, 40%, 50, 60, 70, 100% कम है। सही। तो वो एग्जैक्ट बता देते हैं। ठीक है। एक बात और बताता चलूँ, जी, 90% बच्चे जिनकी समात कम होती है पैदाइशी तौर पे, अगर उनको बर वक्त आला लगा दिया जाए तो बच्चा नॉर्मल जिंदगी गुजारता है। गुजारता है। सही। ओके। जो बच्चा सुनेगा नहीं वो बोलेगा नहीं। बोलेगा नहीं। तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी तवज्जो से तवज्जो से, जी। अगर ये मसला हल हो जाए जी, तो जी। ये मसला सौदा सही, कोई सही। महंगा नहीं। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम देखते हैं छोटे बच्चे हों, कितनी लाउड या कितनी फ्रिक्वेंसी की आवाज़ें हैं जो वो बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आजकल इतना लाउड, इतना म्यूज़िक या शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी कानों की कितनी एक्सेप्टेंस है फ्रिक्वेंसी वो बर्दाश्त? कान पे हाथ भी रख लेते हैं हाँ, बच्चे। अक्सर बच्चे आप सही कह रहे हैं। जी। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने एक नॉर्मल चीज़ें बनाई कि यहाँ तक चीज़ एक्सेप्टेबल है। आप बहुत ज़्यादा खाएंगे क्या होगा, बीमारी होगी। बहुत ज़्यादा मीठा खाते जाएंगे क्या होगा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, शुगर हो जाएगी। तो एक 90 डेसिबल से ज़्यादा अगर हियरिंग लाउड लेवल्स हैं, सही। इंडस्ट्रीज़ में कहते हैं कि अगर 8 घंटे आप काम कर रहे हैं 80 to 90 डेसिबल हियरिंग, तो आप अगर कान की प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो आपके कानों की समात वक्त के साथ साथ कम, ये एकदम पता नहीं लगता, कुछ अरसे बाद ये बतदरीज कम होती है। ओके। तो मेरा ख्याल है बहुत ऊंची आवाज़ों से कानों को बचाएं। ठीक। प्रोफेसर साहब, ये जो आजकल देखें गैजेट्स भी बड़े लेटेस्ट हैं, छोटे छोटे बच्चों को एयरपॉड्स लगा दिए जाते हैं और फिर जनाब इस तरह की और बहुत सारे गैजेट्स हैं जो उन्हें यूज़ करवाए जाते हैं, हेडफोन्स जो हैं वो पहना दिए जाते हैं। ये सर कितना नुकसानदेह हो सकते हैं बच्चों के लिए और किस एज तक? तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तो देखें, मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही मुज़र सेहत चीज़ें हैं। आजकल देखा होगा छोटा सा बच्चा रो रहा है, माँ उसको मोबाइल लगा देगी। मोबाइल। फिर हम कहते हैं जी बच्चे को मोबाइल की आदत पड़ गई। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको कोई आदत नहीं होती, ये वालिदैन ने डालनी है। अच्छी आदतें डालेंगे बच्चे को अच्छी आदतें पड़े, सही। गलत डालेंगे। अब बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम इज़ अनहेल्थी जी। फॉर योर आईज। ट्रू। बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक लाउड म्यूजिक। इट इज़ हार्मफुल। बहुत लोग कहते हैं जी फलां बंदा सब कुछ करता है, उसे नहीं होता, मुझे होता है। जी जी। हर इंसान अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया। मुख्तलिफ बनाया यू है। कांट कंपेयर योरसेल्फ। मैं समी मुमताज़ हूँ, आप हैं। हमारा निज़ाम अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया। सही। बाज़ चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं, बाज़ नहीं कर सकते। तो मतलब है किसी से कंपेयर नहीं करना, बिल्कुल हमेशा अपने आप को देख बिल्कुल के। प्रोफेसर साहब, ये बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि कंपैरिजन में ना पड़े। अच्छा, एक और मसला ये होता है कि कान की सफाई का, एक बच्चों की कान की सफाई का बहुत मसला होता है कि कैसे करें। अब आजकल हम देखते हैं लोग तीलियां मार रहे हैं, एयरबड्स को इस्तेमाल करें, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ हेयर पिन इस्तेमाल करें, जो चाबी मिली उसको इस्तेमाल करें कान में। कान साफ करने का सही तरीका क्या है और कितना ज़रूरी है ये लोगों ये को? बहुत कॉमन मसला है। कहते हैं कान में कभी भी कुछ ना मारे। ठीक। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया कि मैल जो बनती है वैक्स, वो खुद ही बाहर आती है। अच्छा। आपको कुछ मारने की ज़रूरत नहीं। ठीक। नहा के छोटी उंगली यहाँ तक जाए, बाहर से साफ कर लें। ठीक। कॉटन बड मुज़रे सेहत हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं मारनी चाहिए। अगर 100 में से 2-4 लोगों को या मैल बनती ज़्यादा है जी, जी। या नहीं निकलती, उनको मैल अंदर जमा हो जाती है, उनका तरीका यही है कि आके डॉक्टर को दिखाएं तो वो साफ कर दें। बिल्कुल ठीक है। सही, सही। बच्चों को बच्चों के- अल्लाह का निज़ाम है, खुद ही माई वैक्स बाहर आती है, ठीक है। कुछ ना मारे मेहरबानी करके। सही, शुक्रिया Thank you प्रोफेसर so साहब much, आपके बहुत-बहुत। वक्त का। और वाकई जी ये बड़ी एक हेल्दी डिस्कशन है और बच्चों के लिए हम खास तौर पर सोचते हैं और माएँ बिठा कर बच्चों के कान साफ करी होती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। कुदरती निज़ाम है, जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने भी कहा। जी 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 श्योर, ज़रूर, ज़रूर। प्लीज़। अगर मेरा ख्याल है आप अपने घर में रिश्तेदारों में कोई ऐसा बच्चा देखें जो सुन नहीं सकता, अगर वो गरीब लोग भी हैं तो मिल मिला के उसको एक हियरिंग एड, एक आला लगवा दें। ये छोटी सी कोशिश से वो बच्चा अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार वाह, सके। ज़बरदस्त। अगर नहीं बहुत करेंगे अच्छी बात। तो वो सारी जिंदगी गूंगा बहरा रहेगा। बहुत बेहतरीन पैगाम बहुत आपकी अच्छी जानिब बात से है। दिया गया और इसी पैगाम के साथ जनाब अब ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं।
हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। और जिस तरह से लाहौर की अगर हम बात कर लें तो कल रात गए तेज़ हवाएं भी चली, आंधी भी चली और फिर बारिश भी हुई, और अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम 1 या 2 रोज़ और ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन मुल्क भर में क्या सूरत हाल रहेगी, दर्जा हरारत क्या रहेगा मुख्तलिफ शहरों का, ये तो बताएंगी बाहर। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में क्या दर्जा हरारत रहेगा, क्योंकि मौसम हमारे साथ आंख मचोली ही कर रहा है। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, तो लेट्स सी कि मुख्तलिफ शहरों में क्या टेम्परेचर रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कुछ प्लान कर सकते हैं। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बलूचिस्तान और सिंध में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बर्फपोश चोटियों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गिलगित में दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 24 से 13 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दो में हम देखें तो पारा 17 से 8 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर बारिश भी मुतवक्के है। बात करें सरसब्ज वादियों की सरजमीन यानी कि आज़ाद कश्मीर की, तो मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मुजफ्फराबाद में पारा 27 से 18 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर हम देख रहे हैं 23 और मिनिमम 12 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने चंद मकामात पर यालाबारी और गरज चमक का इम्कान जाहिर किया है। मेहमान नवाजों की धरती का रुख करते हैं यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। पेशावर की बात करें तो यहाँ पर दर्जा हरारत 38 से 24 डिग्री के दरमियान रह सकता है। और अगर हम बात करें सवात की, तो ठंडी फ़ज़ा और खुशगवार मौसम के साथ यहाँ पर टेम्परेचर 21 से 7 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, बाजोड़, शांगला, बडग्राम, गुनेर, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, मोहम्मद, खैबर, वज़ीरिस्तान, औरंगज़ई, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, पेशावर, मर्दान, हंगू और कुर्रम में कहीं कहीं तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश और यालाबारी का इम्कान है। रौनकों और 5 दरियाओं की सरजमीन का रुख करते हैं यानी कि पंजाब का। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं पारा 38 से 26 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर है 35 और मिनिमम 23 डिग्री रहने की तवक्को है। और मुल्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 42 और कम से कम 27 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गिलियात, सरगोधा, अटक, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल और फैसलाबाद में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा रात के औकात में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। अब रुख कर लेते हैं कुदरती हुस्न से मालामाल सूबे बलोचिस्तान का, जहां बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की तवक्को है। कोयटा का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पारा 36 से 17 डिग्री के दरमियान रह सकता है। ताहम शिमाल मशरकी अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा कोयटा, योब, शिरानी, ज़ारत, चमन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, बारखान, डेरा बुगटी, नसीराबाद, कोहलू, मूसा खेल, खुजदार और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को है। आखिर में हमेशा की तरह बात करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध की, जहां पर आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। कराची का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पारा 36 से 29 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 41 और कम से कम 28 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। ताहम बालाई सिंध, सखर, लाड़काना, जैकबाद, दादू, घोटकी, कश्मोर और शिकारपुर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, आज दुनिया भर में बाइसिकल डे मनाया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद अगर देखा जाए तो पायदार ट्रांसपोर्ट, बढ़ती हुई आलूदगी के खात्मे और एक सेहतमंद लाइफस्टाइल को फ़रोग देना है। हमारे मुल्क में जहां पेट्रोल की कीमतें आम आदमी का किचन बजट मुतासिर कर रही हैं, वहीं अब साइकिलिंग का रुझान एक बार फिर तेज़ी से बढ़ा है, जो दिल की सेहत, जिस्मानी फिटनेस और माहौल दोनों के लिए एक बेहतरीन और सस्ता नुस्खा है।
बिल्कुल ऐसा ही है, और आज हमने मोटिवेट होकर ऐसा करना है कि कल से हमने बाइसाइकिल पर आना है। और हमारी नाज़रीन खुशकिस्मती ये कि आज सुनो पाकिस्तान की जो मेहमान शख्सियत हैं, बड़ी जिंदा दिल और बड़ी बाहिम्मत हैं, जिनकी उम्र इस वक्त 70 बरस से ज़ायद है, लेकिन उनका जज्बा 20 साल के नौजवान से भी ज़्यादा है। वो गुज़श्ता 50 साल से ज़ायद अरसे से मुसलसल साइकिलिंग के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं और अर्ली बर्ड राइडर्स के फाउंडर भी हैं, और उन्होंने अपनी सालगिरह को यादगार बनाने के लिए 280 किलोमीटर का तवील सफ़र तय करके नौजवानों को हैरान कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीरुद्दीन ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आज बाइसाइकिल का आलमी दिन है। रिसर्च कहती है कि रोज़ाना 30 मिनट साइकिल चलाने से शुगर और ब्लड प्रेशर का जो ख़तरा है वो 40% कम हो जाता है। आपका इस पर क्या तजुर्बा भी है और तज्जिया भी है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी तरह से लोगों को ये समझाई दिया है कि हाफ़ एन आवर साइकिलिंग करने से क्या फ़ायदा है, और मैं उनके सामने एक बड़ी ज़िंदा मिसाल हूँ। अगर आप देखें कि इस तरह से अगर हम साइकिलिंग को अपनाएंगे और हमारी जो रियासती इदारे हैं वो हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दें, क्योंकि किसी भी अच्छे शहर की जो कहना चाहिए जो देखा जाता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अर्बन मोबिलिटी को कैसे देखा गया है। तो मैक्सिमम जब लोग शामिल होंगे अपने साइकिल टू स्कूल, साइकिल टू वर्क और साइकिल टू यूनिवर्सिटी, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे यहाँ जो बर्डन है इसका पेट्रोल का इंपोर्ट का वो भी कम होगा, और उसके साथ हम अपनी इन्वायरमेंट को भी, अपने प्लैनेट को भी ग्रीन रखेंगे। तो वर्ल्ड का जो बाइसिकल डे है उसका आज का मेन मकसद ही ये है कि पूरी दुनिया में ये बावर कराया जाए कि अपने प्लैनेट से हम उसी तरह से प्यार करें जैसे हमें अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है, और अपने प्लैनेट का ख्याल रखें ताकि आइंदा आने वाली दुनिया के लोग भी उसे एंजॉय कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल तो ख्वाजा साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपका पैगाम है, और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं और इतने अरसे से जो आप पैगाम दे रहे हैं, तो लगता है कि जो आपने जिस तरह से जिसकी आबियारी की थी जिस पौधे की, वो अब दरख्त बनता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि अब ट्रेंड बन गया है, शहरों में रात को भी जनाब वो साइकिलिंग हो रही होती है, ग्रुप्स जो हैं वो निकलते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब, असल आपका जो पैगाम है वो तो यही है कि लोग स्कूल जो है साइकिल पे जाएं और दफातर जो हैं वो साइकिल पे जाएं, तो वो फिर उनकी अपनी सेहत के साथ साथ माहौल को भी फ़ायदा होगा, इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा। इसमें ज़रा थोड़ी सी लैकिंग है, इसकी क्या वजूहात समझते हैं? कुछ तो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक बड़ा गर्म खित्ता है और इस गर्मी में जो है वो साइकिलिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। क्या मसाइल आप समझते हैं? देखिए, हम इसे जनरलाइज इसलिए नहीं कर सकते कि जहाँ जहाँ जिस एरिया में हमें मौका है उसे तो हम बेनिफिट लें। तो इसके लिए आपने बिल्कुल ये कहा, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ जी, तो यहाँ पर बहुत सारी हमारे साथ जो है ना माहौल की बड़ी बहुत ही, जैसे कि कल शाम ही यहाँ पर बहुत नाइसली जो है वेदर ठंडा हो गया। तो हमें जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और जहाँ जहाँ शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इंसान उससे मोबिलिटी में इनकरेज किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि आप प्रॉपरली साइकिल लेन्स बना देते हैं। देखिए, अभी मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाता हूँ, मैं पिछले साल गया हुआ था कनाडा में, टोरंटो से लेकर नियाग्रा फॉल्स तक 140 किलोमीटर्स मुसलसल साइकिल लेन सी, कोई मसला ही नहीं हुआ कि किसी बड़ी शाहराह पे जाना पड़ा हो। प्रॉपर साइकिल लेन्स के ऊपर हम चलते रहे और 140 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे, जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, इन शहरों में जो शहरों को डिज़ाइन करने वाले, डेवलप करने वाले लोग हैं, जिनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में साइकिल लेन्स को इंक्लूड करें। इसके लिए पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली इंशाल्लाह मुझे मौका मिलेगा कि जो हमारी सिविल सर्विसेज एकेडमी है लाहौर में, मैं वहाँ भी उनसे आके मिलूँगा और वहाँ पर
हम जो है विद इन कैंपस जो सारी साइकिलिंग को प्रमोट किया जा रहा है, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपनी शेप ले रही हैं। बिल्कुल ख्वाजा साहब, ऐसा ही है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें शेप ले रही हैं। और जिस तरह से आप भी बहुत इस पर काम भी कर रहे हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि कितनी आपने तवील जो है वो साइकिलिंग पर अपना सफ़र तय किया है, और बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। आप एक ट्रू मोटिवेशन है हर किसी के लिए, सेहत के हवाले से भी और माहौल दोस्ती के लिए भी ये बहुत ही एक अच्छा इकदाम है। और जिस तरह से हम बात भी करें, आपने खुंजरा पास जैसे मुश्किल तरीन और हज़ारों फीट बुलंद ट्रैक पर भी साइकिलिंग की है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी और मौसम का मुकाबला, फिर ये सारी चीज़ें, कितनी मोटिवेशन की ज़रूरत है कि नौजवान भी इस चीज़ को अपनाएं और कहीं ना कहीं किसी ट्रैक पर इस तरह के भी जाकर मौसम को भी इंजॉय करें और हेल्दी भी रहें। देखिए, मोटिवेशन तो इंसान को जैसे अपने आप से प्यार करते हैं, जैसे हमारी फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, ये जो ड्रेसअप होते हैं या अपने लिए एक अच्छा मोबाइल ख़रीदते हैं या गाड़ी है उसे चमकाते हैं, अगर हम अपने दिए हुए अल्लाह ताला के मुफ्त में दिए हुए तमाम अज्जा को उसका शुक्र अदा करें और इनको जो है हम नर्चर करें, तो देखें कि जो चीज़ें हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बेहतरीन फिट बैठती हैं उनको अपनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी गाड़ी में हम जो है पेट्रोल चूज़ करते हैं कि कौन से ऑक्टेन वाला यूज़ करें, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपने आप से प्यार ही नहीं कर रहे। वी आर हियर कि हम अपनी जो तमाम अल्लाह ताला ने हमें दिया है बॉडी, इसको लुक आफ्टर करें, हम इसके कस्टोडियन हैं। तो जब हम अपने आप से प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन, तो मेंटली हेल्दी होना बड़ा ज़रूरी है। तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है अर्ली बर्ड राइडर्स, उसका मकसद ही लोगों में फॉस्टरिंग और मेंटल हेल्थ है। जब आप हेल्दी होते हैं, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में मेंटली हेल्दी होते हैं, एनालिटिक एबिलिटीज़ होती हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से अपने मामलात को तय कर सकते हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि लव योर सेल्फ एंड लव योर क्रिएटर, एंड अपने फैसले उस शक्ल में करें कि what I am going to do today, where I am heading। तो अब आप मुझे देख लीजिए कि मैं माशाल्लाह, अभी आपने बताया लोगों के कि मेरे अंदर कितनी सुरत है, कितनी फुर्ती है, तो इसमें कोई क्या कमाल है? ये अल्लाह का दिया हुआ, अता किया हुआ जिस्म है जो कि इस तरह से मेंटेन करना मेरा एक फ़र्ज़ है। इस वक्त मैं माशाल्लाह 9 जुलाई को 77 इयर्स का मुकम्मल हो जाऊंगा, तो मैं इस वक्त 77 इयर्स ओल्ड हूँ। अगर मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो ये सबसे बड़ी इंस्पायरेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और लिविंग एग्जांपल भी है हमारे साथ। ख्वाजा साहब, लास्टली ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि आप नहीं समझते कि हुकूमत पेट्रोल बचाने के लिए, जो कि बहुत महंगा हो चुका है, मुख्तलिफ इकदाम करिए, तो यही आइडियल वक्त है, जिस तरह से आप पहले भी बात कर रहे थे कि शहरों में आप इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर दें कि लोग इजीली साइकिलिंग करें, और ये ना हो कि जनाब वो साइकिलिंग कर रहे हैं और अपनी सेफ्टी के लिए खुद से एक गाड़ी भी पीछे उनको जो है वो चलानी पड़ रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लोग इजीली उस पर ट्रैवल भी कर सकते हैं। यकीन कीजिए कि ये अभी जो मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी में आके मिलूंगा, ये जो नया बैच है 54th बैच है, तो आई एम थैंकफुल टू द डायरेक्टर ऑफ सिविल सर्विसेज एकेडमी जो वहाँ पे इंचार्ज हैं उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के। तो उसमें मैंने 2 चीज़ों को फोकस किया कि जितने हमारे न्यू सिविल सर्वेंट हमारे हैं उनको ये ज़रा उनके अंदर इस तरह की सोच डाल दी जाए कि देखें, आप जहाँ जहाँ भी आपको मौका मिलेगा, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई पॉलिसी बनाएं, अपने अंदर ये जज्बा करें कि जहाँ भी ये अक्सर असिस्टेंट कमिश्नर्स लगते हैं या सेक्शन ऑफिसर्स लगते हैं, तो जिन जिन एरियाज़ में जाएं आप वहाँ पर इस चीज़ को फैसिलिटेट करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, कैसे फैसिलिटीज़ होंगी, तो इससे हमारी रियासत का जो हेल्थ पे खर्चा हो रहा है, जो हॉस्पिटल है उन पे भी बर्डन कम पड़ेगा। अब आप देखिए, मुझे कभी कोई आर्जा ही नहीं है, मुझे अस्पताल ही नहीं जाना पड़ता, किसी डॉक्टर पे नहीं। तो अगर इसी तरह से लोग अपनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो सेहत भी बेहतर होगी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर या पॉलिसी तो हेल्दी लाइफस्टाइल होगा। और आप एक ट्रू इंस्पिरेशन है, वाकई नौजवानों को आपको देखकर सीखना भी चाहिए और हुकूमत को भी कोई इस हवाले से पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन हो सके और सेहत और अस्पतालों के हवाले से भी इतना जो बर्डन है वाकई वो भी कम हो सके। अभी वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, जून का महीना शुरू होते ही महंगाई के सताए हुए आवाम पर ओगरा की जानिब से एलपीजी का नया बोझ जो है वो डाल दिया गया। ओगरा ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद अब एलपीजी का घरेलू सिलेंडर गरीब और मिडिल क्लास तबके की पहुंच से मज़ीद दूर हो गया और बजट बनाना तो अब नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और ओगरा ने घरेलू सिलेंडर की जो कीमत है उस पर 58 रुपये 51 पैसे का बड़ा इजाफा किया है। ये कोई मामूली इजाफा नहीं है, जिसके बाद सिलेंडर 3643 रुपये का हो चुका है। और फ़ी किलो एलपीजी की कीमत जो है वो 308 रुपये 76 पैसे मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में गैस इससे भी महंगी बेची जा रही है। इस वक्त सुनो न्यूज़ के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से ब्यूरो चीफ अरसलान रफ़ीक भट्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कराची से हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो अरसलान आपसे जानना चाहेंगे कि हमें बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर हम देखें कि ये तो मामूल हो गया है कि सरकारी रेट कुछ भी हो जाए, लेकिन दुकानदार जो है वो अपनी मर्जी से अपने रेट के मुताबिक जो है वो चीज़ें फ़रोख्त कर रहा होता है। ये जो सिलेंडर माफिया है या जो एलपीजी वाले हैं, इन पे पीरा का कोई अमल दखल नहीं है, कोई इन्फोर्समेंट नहीं है? बहुत शुक्रिया आपका। मसला ये है कि इसमें सबसे जो देखने वाली बात ये है कि आप ये देखें कि जो 308 रुपए आपने बताया रेट, लेकिन मार्केट में मैं इधर कैंट की तरफ रहता हूँ, डिफेंस एयरपोर्ट के पास, वहां पर भी 510 रुपए यानी 200 रुपए जायद पे फी किलोग्राम चार्ज हो रहा है। पीरा फोर्स बिल्कुल मौजूद है, वो दुकानें बंद कराती है 8 बजे पूरे, रेस्टोरेंट बंद कराती है 10 बजे पूरे, लेकिन इनको वो नहीं नुकेल डाल पा रही है। ये जो एलपीजी माफिया है, इसमें इरफान खोखर जो है उनसे बात जब भी होती है वो कहते हैं जी कि हमारी लोकल प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन मामला सिर्फ ये है कि हमारा अमल दरामद यानी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये जो सिलेंडर है माफिया, ये जो गैस माफिया है, ये पनप रहा है और ये सरकारी सरपरस्ती में पनप रहा है। चूंकि सरकार ने, हुकूमत ने इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा उस तरह जिस तरह रखना चाहिए। तो मामला सिर्फ ये है कि 308 रुपए तो 280 रुपए थी, उससे 308 रुपए हो गई। अब बाजार में कहीं भी 485 रुपए से नीचे नहीं मिल रही। अगर कोई वाकिफकार आपका है, मुझे नहीं पता, अगर आपका है तो मुझे भी बताइएगा। 485 रुपए से नीचे 1 किलो एलपीजी कहीं नहीं मिलती। रिक्शे वालों को मिलती है थोड़ी सी, जो जाहिर है उन्होंने रोज का काम है उनसे शायद मिल जाती हो उन्हें, लेकिन आम सारिक जो है, जैसे मैं हूँ, आप है या माहम है, इनको 500 से नीचे नहीं मिलेगी कहीं से भी। अरसलान साहब, हमारी तो वाहिद जो वाकफियत है मेरी और माहम की, वो तो महंगाई के साथ ही है और तो किसी के साथ नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी देखिएगा अरसलान, अलमिया ये है कि कितने धड़ल्ले के साथ वो तख्तियां हैं, उसके ऊपर चौक के साथ कीमत भी उन्होंने बढ़ा के लिखी होती है। फिर भी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या फिर अगर हम देखें इन्फोर्समेंट वाले हैं, वो किसी को नहीं नज़र आ रही होती कि कीमत जो है वो सरकारी रेट से इतनी ज़्यादा जो है वो मुकर्रर की गई है। अच्छा, इसमें मामला ये है कि अगर वो पकड़े भी जाए ना ये एलपीजी बेचने वाले, तो अगले 5 से 10 मिनट के बाद वो फिर वहीं बैठे होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर लॉज हैं और इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखिए रेगुलेट करना, ये अगर मामला बिल्कुल ठीक है, ओगरा ने प्राइस बढ़ानी है, ओगरा ने प्राइस कम करनी है, लेकिन मामला ये है कि रेगुलेट करना है, इस लॉज को वो करना है सूबाई हुकूमत ने। और सूबा अगर ये नहीं करेगा तो वो वफाक ने तो आके, वहाँ से जो फेडरल पुलिस है या एफआईए ने तो आगे ये रेगुलेट नहीं करना, ये रेगुलेट करना होता है मुकामी पुलिस ने, मुकामी इंतजामिया ने, मुकामी इदारों ने। अब वो रेगुलेट, जिस तरह आपने कहा वोट बिल्कुल लगेगा। ये अभी मैं गुजर रहा हूँ यहाँ से एयरपोर्ट के पास से, तो ये मैं भट्टा चौक की तरफ गया हूँ, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है 490 रुपए फी किलो, और इस जगह 450 पार्टी जब हम पढ़ते थे छोटे छोटे, तो हमें हमारी लिखाई सीधी करा। बिल्कुल बिल्कुल अरसलान, ऐसे ही है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगा देंगे, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं सोचा जा रहा। कराची का रुख कर लेते हैं, आसिफ अली सैयद से जानते हैं। यहाँ बताइएगा ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत पर कितना अमल हो रहा है? क्या महंगी गैस जो है वो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, कराची में भी सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं है दीगर शहरों की तरह। जो सरकारी रेट होते हैं अमूमन लिस्टों में या जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं, वो कीमत तो कहीं पे भी दस्तयाब नहीं होती। इस वक्त भी जो 308 रुपये जो रेट सरकारी हुए हैं, तो कराची में इस वक्त 380 रुपये और 390 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इस वक्त जो रेट पड़े हैं, उससे पहले के ये रेट हैं।
अभी जो इजाफा हुआ है उसके बाद दुकानदारों से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि 390 या 400 रुपये किलो में अब ये फ़रोख्त होगी LPG। चेक एंड बैलेंस तो देखें जिस तरह से रोज़मर्रा की जो अशिया होती हैं, सब्ज़ी हैं, फ्रूट हैं, उस पर जिस तरह से कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्टें चेक करने वाली टीमें होती हैं वो प्रॉपर कार्रवाई नहीं करती तो दुकानदार अपनी मनमानी करते हैं। इसी तरह ये LPG की जो दुकानें हैं गैस सिलेंडर की, यहाँ पे भी कोई ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है कि इनका बाकायदा कोई सर्वे हो या यहाँ पे चेक एंड बैलेंस हो, यहाँ पे चेक किया जाए कीमत ज़्यादा है। बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह से कमिश्नर कराची की टीमें होती हैं, वो जाती हैं किसी भी दुकान पे, वहाँ लिस्ट लगी हुई भी होती है तो वो दुकानदार से कहती हैं अपना एक बंदा दे दो, वो बंदा लेके जाते हैं अपने ऑफिस में या थाने में, उसको बिठाते हैं, वहाँ से उसका जुर्माना 10,000 15,000 जो भी दुकानदार का होता है वो उसमें जमा करते हैं, उनको एक पर्ची फाड़ के दे देते हैं कि ये आपका जुर्माना हो गया दुकान का, और वो बंदा वहाँ से रिलीज़ हो जाता है, वो दोबारा दुकान पे आके बैठ जाता है। बिल्कुल यही सिस्टम ये जो LPG की दुकान है यहाँ का भी इसी तरह का सिस्टम होता है। हमने तो कभी भी नहीं देखा कि इन दुकानों पर भी कोई बाकायदा छापे पड़ रहे हों कि भाई जो सरकारी रेट हैं उस हिसाब से आप जो है LPG फ़रोख्त करें, और जो आप इजाफी इतने ज़्यादा पैसे क्यों आप वसूल कर रहे हैं इस गैस के ऊपर, जबकि सरकारी रेट, जाहिर बात है जो सरकारी रेट जारी किए गए हैं वो होलसेल रेट हैं, और आपको जो बाजार से आपको जो वहाँ से मिल रही होगी होलसेल से गैस वो आपको यकीनन सस्ती मिल बिल्कुल ठीक है, यानी इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, बास पुरस करने वाला नहीं है। आसिफ हमें कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, अरसलान रफ़ीक लाहौर की सूरत हाल बता रहे थे। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो हालात यही हैं कि जनाब अवाम महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। एक तो पहले जो इदारे हैं वो लोगों के घरों तक गैस नहीं पहुँचा पा रहे, और जो लोग घरों से निकल कर जनाब सिलेंडर भरवाते हैं वो भी एक तरह का आप समझें कि रिस्क है, ख़तरा है, और हम देखते हैं कि बहुत अफसोसनाक हादसात भी पेश आते हैं। तो जनाब वो जो LPG है वो भी बहुत महंगी है, और मसला उसमें ये है कि जो गवर्नमेंट रेट तय करती है उस पर फिर अमल दरामद नहीं करवाती है। ओगरा जो कीमत निकालता है उस पर फिर चेक एंड बैलेंस कायम नहीं रखता, और फिर हम देखते हैं कि मार्केट में धड़ल्ले के साथ जनाब कई गुना जायद कीमतों पर उसकी फरोख्त हो रही होती है। ये पॉलिसी तब बेहतर होगी जब जिसका जो काम है वो करेगा। अगर जिस तरह से अरसलान रफ़ीक भट्टी भी बता रहे हैं कि अगर पॉलिसी बन गई है तो फिर जो मकामी इंतजामिया है वो क्यों नहीं एक्शन लेती जाए, चेक एंड बैलेंस रखे। कल परसों मैं मार्केट में थी और फ़ौरन से जैसे 8 बजे का अगर है ऑर्डर तो 8 बजे सब बंद, 10 बजे का ऑर्डर है तो 10 बजे सब बंद। वहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ जहाँ होना है वहाँ ये करते नहीं है। तो बिल्कुल जी, चलें हम तो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई कान पर जूं भी रेंगेगी। आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने ख़वातीन के शरई, कानूनी और माली हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इंतहाई तारीख़ी और बड़ा फ़ैसला जारी किया है, जिस पे अदालत ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि हक महर शौहर का बीवी पर कोई एहसान या तोहफ़ा नहीं है, बल्कि ये औरत का वो बुनियादी कानूनी हक है जिसे किसी सूरत भी टाला नहीं जा सकता। बिल्कुल, और अदालत ने जी केस का फैसला सुनाते हुए मुतासरा खातून को हक महर में तयशुदा 5 मरले का मकान फौरी तौर पर दिलाने का हुक्म दिया है, और रूलिंग दी है कि निकाह नामे के अलावा भी शादी के वक्त किए गए तमाम वादे, इस पर गौर करना है आपने, शौहर पर एक कर्ज की मानिंद है। और इस अहम कानूनी फैसले की बारीकियों को नाज़रीन समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून एडवोकेट आमना कदीर साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बनो पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस में खातून को 5 मरले मकान का हक दिलाया। अदालत ने कहा है कि शादी के बाद हक महर ना मांगना हक से दस्तबरदारी नहीं है। हमारे मुआशरे में सालों तक हक महर दबा कर रखने के रुझान पर इस फैसले के बाद क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको, कोई बेहतरी आएगी? थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई मीन होप तो ये है कि बेहतरी आएगी, बट मसला असल में ये है कि कोर्ट्स में इतनी पेंडेंसी है केसेस की कि हर केस में 4 से 5 साल लग जाते हैं। अब इस केस में आई थिंक तकरीबन ये 2016 में उनकी शादी हुई थी, 2021 से केस चल रहा है, तो चलें 5 साल तो लग गए हैं। तो बेहतरी ऑब्वियसली ये फैसले प्रोग्रेसिव हैं, इम्प्लीमेंटेशन एक अलग चीज़ है, और इम्प्लीमेंटेशन होगी जब कोर्ट्स अपना पेंडेंसी जल्दी अपने केसेस को रैप अप करेंगे, जो कि लोअर कोर्ट्स में नहीं होता। बट ऑब्वियसली फैसला तो प्रोग्रेसिव है। बिल्कुल प्रोग्रेसिव डिसीजन है। और साथ ही साथ आमना हमें ये भी बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने हक महर को शौहर पर वाजिबुल अदा कर्ज करार दिया है, और अगर शौहर ये कर्ज अदा ना करे तो फैमिली कानून के तहत क्या सज़ा हो सकती है? तो अगर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है, निकाह नामा, लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, ये एक अग्रीमेंट है बिटवीन 2 पार्टीज। अब अगर कोई बंदा, अब पाकिस्तान में एग्रीमेंट्स जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की इन्फोर्समेंट बहुत कम होती है, तो बेसिकली मसला ये है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करें,
उसके बाद आप पे क्या जुर्म होगा या आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। तो इस फैसले का आई थिंक ऑन अ प्रिंसिपल लेवल ये फैसला बहुत अच्छा है। अब आप सोचें कि इसके बाद अगर ये घर इस बीवी को, औरत को ना मिले तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट एक अटैचमेंट ऑर्डर पास कर सकती है और नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशू। अब ये मेंटेनेंस के जो भी मेरे केसेस होते हैं, ना नफके के केसेस, उसमें जब शौहर नहीं आता मल्टीपल हियरिंग्स पे, तो 3, 4, 5 महीने बाद फिर उसके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशू होते हैं। तो इसी केस में यही होगा, इवेंचुअली नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स और अरेस्ट सही होगा बनने का। आमना, जिस तरह से हम ये डिस्कस भी कर रहे हैं, गिफ्टिंग के हवाले से भी निकाह के वक्त दावे वादे किए जाते हैं, प्रोमिसेस होते हैं और वो एक हीट ऑफ द मोमेंट भी समटाइम्स लोग कर जाते हैं। अब जो ज़बानी कलामी आपने गिफ्टिंग कर दी है, और अब तो इस तरह के भी ट्रेंड आ रहे हैं कि निकाह नामे पर या एक निकाह जिस टाइम हो रहा होता है एक प्रॉपर एक लिस्ट होती है लड़की की, खातून की, कि भाई आप मुझे स्विट्ज़रलैंड घुमाएंगे, मेरी ये विश लिस्ट है, मुझे आप ये खिलाएंगे, मंथली आप मुझे अगर आपने टूर ना करवाया तो नहीं। ये सारी जो डिमांड्स हैं, फिर ये किस तरह से, ये भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में ही आएंगी जो सोशल मीडिया पे आजकल हम देखते हैं? वेल, मैंने ये नहीं देखा, बट निकाहनामा में एक एक्स्ट्रा कंडीशंस का क्लॉज है। ओके। निकाहनामा एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप उस एक्स्ट्रा कंडीशंस में कुछ भी डाल सकते हैं। और जो आप बात कर रही हैं, मैंने ये आमतौर पे देखा तो नहीं है, पर जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं औरतों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ नहीं की जाती। तो मुझे लगता है, और मेरे मद्देनज़र में, ये अदर कंडीशंस का क्लॉज बहुत अहम है। और जो सेपरेट एग्रीमेंट है, ये गिफ्ट नहीं है, ये जो घर है ये गिफ्ट नहीं था, ये हक महर थी। और उस सेपरेट एग्रीमेंट में ये हक महर के तौर पे, हक महर के अलावा ही बात करी, क्योंकि ये भी डिस्कस हुआ है ना कि जो मतलब अगर ज़बानी कलामी आपने कोई गिफ्ट की बात की है या जो भी आपके मामला तय हुए हैं, उस पर भी कोई कानूनी हक रखती है खातून? तो अगर आपने एक अपने निकाहनामा के साथ एक अग्रीमेंट अटैच की हुई है अदर कंडीशंस की, तो वो अदर कंडीशन बिल्कुल एनफोर्सेबल है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके। एंड इसमें मुझे पाकिस्तान के जो जो आपके सोसाइटल कंडीशंस हैं उसको देखते हुए मुझे वकील के तौर पे ये बहुत अहम लगता है, क्योंकि औरतों की हकूक के, मैं ये नहीं कह रही टू स्विट्जरलैंड की ट्रिप्स लिखें, बट नफ मेंटेनेंस के, बच्चों की मेंटेनेंस की वैलिड होने चाहिए पे आप बहुत अहम है, क्योंकि हक महर इज नॉट अ टोकन अमाउंट, एहसान नहीं है। हक महर आपकी सिक्योरिटी है। औरतें 20-20 साल शौहर के साथ गुजारती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, घर का ख्याल रखती हैं, और जब अलहदगी होती है उनको कुछ नहीं मिलता, एंड दैट्स नॉट फेयर। और वेस्ट में ये नहीं होता, वेस्ट में तो आपको आधा मिलता है जॉइंट एसेट्स का। बिल्कुल आमना, हमारे यहाँ देखा जाए तो निकाह के वक्त जो हक महर की रकम है उस पर अगर हम बात कर लें तो वो बहुत मामूली रखी जाती है, यानी चंद हज़ार रुपए रख दी जाती है। क्या कानून में हक महर की कम से कम हद आप नहीं समझती कि मुकर्रर होनी चाहिए ताकि ख़वातीन को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिल सके? डेफिनेटली होनी चाहिए, और ये है हमारी नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज, ये उनका काम है। मसला ये होता है कि जब भी किसी चीज़ में कोई थोड़ी सी मोहम्मदन लॉ का एलिमेंट आ जाता है तो हमारी पार्लियामेंट अपने हाथ ऊपर कर देती है। तो दिस इज़ हक महर सिक्योरिटी है। अब आपने शायद देखा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट के तौर पे सेनेट ने एक बिल पास किया है फॉर मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी, औरतों की, ताकि उनको अलहदगी पे अपने जो जॉइंट जायदाद है उसका हिस्सा मिले, ताकि उनको सिक्योरिटी मिल सके। बट जो औरतें कर सकती हैं वो अपना सिक्योरिटी, अपनी प्रोटेक्शन, अपनी तहफ़्फ़ुज़ निकाहनामा में हक महर के तौर पे वो खुद कह सकती हैं, बात करके इन लॉ से कि ये मिनिमम अमाउंट होगा मेरा, और 10 रुपए का नहीं होगा, 5,000 का नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में जज्बाती लोग होते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये तो पैसों के पीछे पड़ी हुई है, पर एक्चुअली हक महर जैसे जजमेंट में लिखा हुआ है, ये आसान नहीं है। हक महर कानूनी हक है और जो औरत का हक है उसे मिलना भी चाहिए। अच्छा आमना, आपके सामने एक सिचुएशन लेट्स सपोज रख देते हैं, शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, उस वक्त मामला इस तरह से तय हुए कि माली हैसियत जो थी आदमी की अच्छी थी, प्लॉट उसके पास था, जायदादें उसके थी नाम, उसने औरत के नाम कर दी, हक महर में लिख दी। शादी के बाद अब नहीं बचा कुछ भी, फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं रहा, वो बेच बचा के उसने शायद गुजर किया हो, अब उसके पास प्लॉट भी नहीं है, जो जायदाद उसने लिखी थी वो भी नहीं है, अब कानूनी हक तो औरत के पास मौजूद है, वो दे नहीं सकता, तो फिर अब क्या क्लैश होगा?
तो एक्चुअली ये बहुत कॉमन है, ये हमारे तकरीबन हर केस में होता है कि शौहर कहता है मेरे पास तो अब कुछ है ही नहीं। अब उसकी बुरी फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से ऑफन ये भी होता है कि औरत काम कर रही होती है और वो घर को इम्प्रूव करती है, वो चीज़ें खरीदती है मैट्रिमोनियल होम के लिए अपनी अर्निंग से। बट अल्टीमेटली ये बात होती है ना कि आपकी फैमिली में आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा। अगर आपके पास सैलरी नहीं होगी, आपके पास मोटरसाइकिल होगी। अगर मोटरसाइकिल नहीं होगी, आप कहीं क्यों रह रहे होंगे ना, आपकी रिहाइश है कहीं भी, तो वहां से वो रिहाइश फिर आप बेचें और आप बीवी को दें। अल्टीमेटली ये बात होती है ना कि आप अगर कहीं रह रहे हैं और आप अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं तो बीवी को क्यों अल्टीमेटली सफ़र करना पड़े। बीवी को हक मिलना चाहिए ना, जो रेजिडेंस होती है उसके फिर उसको देनी चाहिए अगर आपने लिखा है। वरना फिर व्हाट पॉइंट, अगर आप ऐसी चीजें टोकन चीजें लिख देते हैं बस शादी के तौर पे जज्बाती होके, तो फिर इसमें थोड़ा सा अगर हम आगे चल के देखें, अगर सूरत हाल बैंक करप्सी की तरफ आ जाती है और बिल्कुल ही कुछ नहीं रहता, तो फिर क्या कानूनी पोजीशन हो सकती है? क्या माफ भी किया जा सकता है या उसको डिले किया जा सकता है? बैंक्रप्सी तो एक अलहदा सिचुएशन है, बट आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमी तकरीबन 50% से ज़्यादा अनडिक्लेयर्ड और ब्लैक में होती है। तो जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो तो अपने एसेट्स डिक्लेयर ही नहीं करते, वो तो तकरीबन हर चीज़ वो पैसों में कैश में रखते हैं या अनडिक्लेयर्ड और या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज़ हैं। जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं बैंक्रप्सी एक्सेट्रा, वो तो ज़्यादा माली हैसियत के लोग होते हैं और उन सिचुएशंस में ऑब्वियसली कोर्ट उसको बैंक्रप्सी को देख के फाइंड्स एन अल्टरनेट रूट, बट ये मैंने केस अभी तक देखा नहीं। सही, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, लास्टली ये भी बताइएगा, अक्सर हम देखते हैं फैमिली कोर्ट्स में हक महर के केसेस साल लटके रहते हैं। क्या इस फैसले के बाद कोई केसेस में जल्दी आने की उम्मीद है कि जल्दी हल हो जाएंगे? देखिए, आपकी कोर्ट्स की एक अलहदा प्रॉब्लम है पेंडेंसी की, क्योंकि मसला ये है कि अगर एक आपकी फैमिली कोर्ट्स एक्ट में ये लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपने फैसला करना है हर नफके के केस में, हर कस्टडी के केस में, बट उस पर कोई अमल दरामद नहीं होती। अब जब तक कि आप कोई सैंक्शन डालें, अब जो मोटरवे पे फाइन है ना कि आप स्पीड अगर कर रहे हैं 10,000 रुपये आपको पे करना होता है, अगर जब तक कि आप ऐसी फाइन्स नहीं लगाएंगे लिटिगेंट्स पे कोई असर नहीं होगा। वो एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट लेते जाते हैं बिकॉज वो पैसा नहीं देना चाह रहे जो हस्बैंड की साइड से आते हैं। औरत तो हर पेशी पे पेश होती है मेरे केसेस में, बट हस्बैंड पैसे नहीं देना चाह रहा। तो जब तक कि आप कोई एक्चुअली कोई सैंक्शन डेटरेंट ना डालें, डेवलप्ड सोसाइटीज में क्या होता है, अगर आप नहीं पेश होंगे आपको पैसे देने पड़ते होते हैं। इससे लोग डरते हैं कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन से, जो कि इस्लामाबाद में है कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन एक्ट, पे करना पड़ता सीकिंग एन एडजर्नमेंट। सो अल्टीमेटली आई डोंट थिंक कि जब तक कि हमारी कोर्ट्स के सिस्टम को में तब्दीली आए, मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा, बट ऑब्वियसली इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसीजन। सही, ये एक अच्छा फैसला है और हक महर जो है वो खातून का हक है, उसे मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आमना आपके वक्त का। और वाकई हम देखते हैं कि वो लटके रहते हैं, सुनवाई नहीं होती है या फिर कोई अदालत ही नहीं पहुंचता है और फिर इस तरह ही औरत को उसका हक नहीं मिलता है। हक महर इज समथिंग एल्स, लेकिन ये जो गिफ्टिंग, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, कानून को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कंडीशंस की बात है तो हमने सोशल मीडिया पे पता नहीं आमना साहिबा की नज़र से गुजरी हैं या नहीं गुजरी, अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इन्फ्लुएंसर्स की शादियाँ या सोशल मीडिया पर शादियाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस इस तरह से हो रही हैं कि निकाह के वक्त वो कंडीशंस बताती है लड़की। और अभी एक हमारे ड्रामा इंडस्ट्री से भी है, उनकी भी शादी हुई है कपल की, तो उस पर उन्होंने अलग ऐलान कहा है कि मैंने तो अपने शौहर को कहा है कि आपने मुझे इतना जो है ना वो हर महीने का खर्च देना है, और शौहर ने भी कहा कि जी बिल्कुल देना है। तो बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये चीजें मौजूद होती हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं और शद्दोमत के साथ अब लिखवाई जा रही है। वहाँ मुझे ऑर्डर ये नहीं दोगे, इस तरह से मुझे खाना खिलाओगे, ये होगा वो होगा, बाहर ले जाओगे, घुमाने ले जाओगे, ये सारी चीज़ें मैंने सोशल मीडिया में देखी हैं। लाइक इस तरह की कंडीशंस, छोटी छोटी कंडीशंस तक डिफाइन की हुई हैं कि ये सब कुछ होगा तो मैं शादी करूंगी। तो यस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। वहाँ से खवातीन को भी चाहिए कि जो वैलिड चीज़ें हैं ना वो कंडीशंस में लिखवाएं ताकि आपका फ़ायदा हो सके, और मर्दों को चाहिए कि सोच समझ के जो है उस पर एग्री करें। उस वक्त आप देख लें, उस वक्त ना सिर्फ आप वादे कर लें कि बाद में देखी जाएगी। अब अदालतें भी एक्टिव हैं और इस पर जनाब फैसले भी आ रहे हैं, और ऑब्वियसली इस फैसले की हम बात करें तो बड़ा प्रोग्रेसिव ये फैसला है, लेकिन बिल्कुल इस तरह के जो केसेस हैं उन्हें स्पीड अप करने की जरूरत है। लेकिन साइन करने से पहले आपने सोचना है किसी भी एग्रीमेंट पे, ये ना हो स्विट्जरलैंड के चक्कर में आप अपना गुर्दा फेफड़ा जो है वो बेचना पड़ जाए आपको। अभी वक्त ब्रेक का देखते रहिए।
सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अब जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प और बड़ा ही हैरान कौन सा भी है। और कहते हैं हर इंसान के जिस्म के गिर्द एक लहर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जिसे हम ऑरा कहते हैं। और रूहानियत के मुताबिक इस ऑरा के 7 मुख्तलिफ कलर्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारी जहनियत पर या जिस्मानी सेहत पर और हमारी सोच पर इफेक्ट भी होते हैं और उसकी अक्कासी भी कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट भी कर रहे होते हैं आपकी पर्सनालिटी। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारी सोच और रोज़मर्रा के जो जुमले हैं हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं। जो लोग हर वक्त शुक्रगुजार रहते हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और जो सिर्फ गिले शिकवे करते हैं उनका ऑरा डैमेज होता रहता है। इस दिलचस्प मौजू पर तफसीली बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी हीलिंग एक्सपर्ट एजाज खान साहब। एजाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और एजाज साहब अगर हम देखें जिस तरह से ऑरा के हवाले से बात हो रही है, बहुत सारे इस पर गाने भी बन चुके हैं 7 कलर्स जो हैं उनके बारे में कहा जाता है। और हमने तो अगर देखें ख़वातीन से एसोसिएट किया जाता है पिंक कलर, बॉयज़ से किया जाता है ब्लू कलर। ये 7 कलर जो है ये किस तरह से? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले तो आपके प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रिया, आप दोनों की ताजगी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मुस्कुराहटों का शुक्रिया। मॉर्निंग शो है तो हम अच्छी अच्छी बातें करें ताकि हमारी बहनें देखें। दुनिया में 2 चीज़ें हैं, या खुशबू है या बदबू है। अगर आप किसी मॉल पे जाते हैं और वहाँ पे 2 दुकानें खुली हैं, एक में बड़े अच्छे ब्रांडेड कपड़े पड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा डेकोर है, लोग और जैसे आप दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं और आपको स्मेल आती है बुरी, आप वापस आ जाएंगे। यू आर नॉट गोना सी एनीथिंग अराउंड। और दूसरी दुकान अगर बड़ी सादा सी है, बड़ी मगर वहाँ से खुशबू आ रही हैं तो विल गो। एग्जैक्टली यही हमारा ऑरा होता है कि जब आप लोगों को मिलते हैं तो या उनको खुशबू महसूस होती है और या उनको बदबू महसूस होती है। तो जिनको खुशबू महसूस होती है तो वो अपने हाथ खोल लेते हैं आपके लिए। चाहे और आपके बॉडी के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये साइंटिफिक है स्पिरिचुअली के साथ। ये वाहिद चीज़ है जो स्पिरिचुअल भी है, आप उसको मेंटली भी कह सकते हैं, आप उसको आपके जितने न्यूरॉन्स हैं उनके साथ भी लिंक है, आपके सेल से भी आपका और लिंक है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ भी। तो ये 7 कलर 7 आपकी ज़िंदगी के रास्ते मुतय्यन करते हैं कि कैसे आसान मेरा अल्लाह आपके लिए आसानियाँ हर जगह पैदा कर रहा है, कलर्स आपके लिए दे रहा है। आपकी दुनिया में अगर वो आपको ब्लैक एंड वाइट दे देता, अब क्या कर लेते हैं? जानवरों को तो ब्लैक एंड वाइट ही नजर आता है, उसने हम पे एहसान किया कलर्स दे के इतने खूबसूरत। तो हर कलर की अपनी एक डिफिशिएंसी है। जिस तरह आपने रेड पहना हुआ, रेड मैनेजमेंट के लिए होता है, उसको हम रूट कहते हैं। फिर एक ऑरेंज होता है खवातीन के लिए, वो उनकी फेमिनिन एनर्जी के लिए होता है। अगर कोई खातून बहुत गुड लुकिंग है, बड़ी अच्छी भी है, मगर उसकी फेमिनिन एनर्जी फ्लोरिश नहीं हो रही तो कोई भी उसको जाजिबियत में नहीं गिरेगा। फिर उसके बाद एक येलो है जो फाइनेंस के लिए होता है, फिर एक ग्रीन है जो मोहब्बतों के लिए होता है, फिर एक अंबर है जो बोलने की सलाहियत के लिए होता है, फिर एक थर्ड आई है पहचान की कि मेरे सामने जो मेरा भाई बैठा हुआ ये इस वक्त मेंटली स्पिरिचुअली किस कंडीशन में है। आपने उसको जज करके उसके साथ बात करनी है ना, वो अंदर से उसका लावा उबल रहा हो और आप उनको कोई बात कर दे तो लावा बाहर आ जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कर दी है। इनका फिर बताएं ना और क्या चल रहा है? बिल्कुल बताऊं मैं आपको बताऊंगा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलास। तो आपका ऑरा अगर स्ट्रांग है तो आपके विंग्स है ना, आप उड़ना शुरू कर देंगे। और अगर आपका ऑरा थोड़ा सा लीकी है, डैमेज है, जैसे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, ग्रेटिट्यूड से ऑरा बहुत आगे जाता है, उसकी प्रैक्टिस। अब तो बच्चे आते हैं, उनके 2-2 महीने के बाद इंटरव्यू होते हैं तो कहते हैं सर हमने ऑरा फार्मिंग करनी है उस डे के लिए। तो हम उस दिन के लिए आज से आपका ऑरे को तैयार करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी मेरी बहन की कोई देखने वाले आ रहे हैं, जैसे उनकी फेमिनिन एनर्जी, अक्सर जिनको हम बंदिश कहते हैं, इवल एंटिटी से, अक्सर आपकी जो ऑरेंज कलर है ये आपकी बॉडी से अगर उड़ गया तो कोई भी आएगा आपको तो उसको आप शायद गुड लुकिंग लगे मगर उसको फील नहीं आएगा। ओके। तो ये सारे कलर्स होते हैं। अगर आपके फाइनेंस के कलर कमजोर हैं और आपको वो नहीं आपके ऑरे में सही तरह आप उसको भेज रहे तो क्या होगा कि आप कुछ भी कर लें आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हल नहीं होगी। तो इट्स ऑल अबाउट द ऑरा। जबरदस्त कंसर्न। मैं एक बार मैं सोचने पड़ गई हूँ, मेरा मतलब इंसान अपना ऑरा पहचान कैसे सकता है? आप अपना ऑरा इस तरह पहचान सकते हैं कि आपके जो ये मेज है ये इनके अंदर एटम्स है, ये सब जिंदा ऑब्जेक्ट है ना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अगर मेज को खींचते हैं तो उसमें से एक बड़ी अजीब सी आवाज आती है और वही मेज अगर कोई और खींचता है ना तो उसमें से आवाज नहीं आती। इवन जो आपकी कुर्सी, मेज, माइक्स, छत
ये भी आपके पॉजिटिव ऑरा को ना वेलकम करते हैं। आप अंदर आते हैं, आपको लगता है आपके लिए दरवाजे खुल गए, तो आपका ऑरा बिल्कुल ठीक है। मगर किसी एक छोटी सी चीज़ की कंफ्यूजन है आपको, उसको दूर कर देंगे तो आपकी जो आप ऊपर से फ्लक्चुएट करती है आपके ब्रेन में, वो क्लियर हो जाएगी। आपका ऑरा क्लियर होगा तो हर बंदा आपके लिए दरवाजा खोलेगा। वाह। और ये एक तो आप डायग्नोज कैसे करते हैं कि इसमें कोई कमी है, और फिर उसको आप फिल किस तरह से करते हैं? मैं वाल्डन, देखिए हर चीज़ का एक मैकेनिक होता है ना। गाड़ियों का अलग मैकेनिक है, आपकी वॉच का अलग मैकेनिक होगा, तो इस तरह ऑरे का भी कोई मैकेनिक मेरे पहले अल्लाह ने दिया ना, मुझे ऑरा नजर आता। दूसरे ये जो कलर्स होते हैं ना आपके, ये आपके रवैये होते हैं। मिसाल के तौर पे जिस दिन आपको, मेरे पास बच्चे आते हैं ना, उनकी माँ कहती है, स्पेशली जो जेन ज़ी के बच्चे हैं, माँ उनको एक ये डिफरेंट एक मेरे अल्लाह ताला ने हमें तोहफे दिए हैं, ये सवाल करते हैं जी, इनके अंदर हिम्मत है सवाल करने की, ये कंफ्यूज नहीं है। तो अगर कोई बच्चा बहुत एग्रेसिव है तो मैं कहता हूँ जी इनका रेड बहुत बढ़ गया, क्योंकि रेड होता है मैनेजमेंट के लिए, रेड होता है ताकत के लिए, वो आपकी मस्कुलिन एनर्जी के लिए होता है। तो कभी कभी वो ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, तो आपके जब पेनियल ग्लैंड सिस्टम में ये कलर पहुँचता है तो उसने उसके अकॉर्डिंग ही आपकी पर्सनैलिटी को बनाना। मिसाल के तौर पे कुछ लोग का ग्रीन बड़ा मीठा होता है, आप उनके पास जाते हैं, चाहे वो औरत है, मर्द है, बुजुर्ग है, तो उनके करीब आने शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके तवज्जो से मैं एक बात करता हूँ, अगर जिनका ऑरा सिग्नेचर ऑरा बड़ा ब्राइट हो तो 5 चीजें होती हैं। एक तो कहीं से भी गुजरेंगे उनको बच्चे वेव करेंगे, उनको स्माइल देंगे, फिर उनके पेट्स उनके करीब आने शुरू हो जाएंगे। तीसरा ये होगा कि वो किसी भी शॉप, किसी मॉल में, किसी शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे कस्टमर्स आने शुरू हो जाएंगे, भीड़ लग जाएगी। और चौथी वजह ये भी होगी कि वो जब तस्वीर उतारेंगे ना तो उनकी कॉस्मिक एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी कि वो बिल्कुल फोटोजेनिक नहीं होंगे, बिल्कुल फोटोजेनिक नहीं होंगे। वो उनकी कॉस्मिक एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि जब आप सामने उनको देखते हैं तो आपको लगता है यस दिस इज द पर्सन, ये वो आदमी है, ये वो शख्स है, या वो उस्ताद है, या ये वो। और वो 5वीं वजह ये हो जाती है कि जो लोग उनके बारे में नेगेटिव इवन सोचते भी हैं तो उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जिनका पॉजिटिव ऑरा है, सिग्नेचर ऑरा होता है। फिर इसमें से देखिए मेरे अल्लाह ताला ने तो जंग बनाई नहीं, उसने अपनी सबसे खूबसूरत तकसीब हमें बनाया। हमने जब जैसे जैसे आप अपने ऑरा को डैमेज करते हैं वैसे वैसे आपकी जिंदगी से खूबसूरत चीजें कम होती जाती है। और जैसे जैसे आप अपने ऑरा को इम्प्रूव करते हैं, मिसाल के तौर पे नेचर आपके ऑरा को बड़ा अच्छा करता है। हमारे पास तो बहुत ज्यादा चाबियां हैं। हमारे पास देखें, आप सूरह रहमान को सुनते हैं तो मेरे अल्लाह ताला ने उसकी इतनी खूबसूरत मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। फिर ये जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है, ये जो डिसेबल बच्चे होते हैं, आप उनके करीब बैठे, आपका ऑरा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर के बाद आपका ऑरा इतना फील हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं जमीन पर नहीं चल रहा, मेरे पैर आसमान में। उन बच्चों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। बिल्कुल एजाज साहब, जिस तरह से आपने इतना खूबसूरती से डिफाइन किया, आप वाकई कनेक्ट करते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। तभी तो हम कहते हैं कि इस इंसान का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है, एंटर होते साथ ही एक वाइब आई है, वेलकमिंग सी लोग भी होते हैं। अच्छा, समटाइम्स ये भी होता है कि कुछ लोग नेगेटिव थॉट्स को या नेगेटिव अपने जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी वो इस तरह से जस्टिफाई कर होते हैं कि ये मेरा ऑरा है। वो आप कैसे एग्जैक्टली देखिए, मैं कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट, पिछली दफ़ा हमने एक बड़ा अच्छा काम किया, हमने आर्ट ऑफ ड्रीमिंग पे बड़ा काम किया कि एक बच्चा लाला मूसा रहता है, किसी गांव में रहता है या किसी KPK में मेरे गांव में, तो उसकी जो ड्रीमिंग कैपेसिटी है ब्रेन की वो बहुत छोटी है। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, मैं ये कर लूँगा। तो जैसे जैसे आपका ब्रेन फ्लोरिश होता है वैसे वैसे यूनिवर्स आपको अटेंड करना शुरू कर देती है। कोई भी बंदा जो कॉपी करेगा, मैं आपकी तवज्जो से कह रहा हूँ, चाहे वो किसी को भी कॉपी करेगा, यूनिवर्स कभी भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगी। यूनिवर्स अपनी सर्च लाइट उस जगह पे, उस बच्चे पे या उस खातून पे या उस शख्स पे लेके जाएगी जो कोई नया करेगा। क्योंकि आप कोई नया थॉट जनरेट करते हैं तो पूरी यूनिवर्स में वाइब्रेट होता है, क्योंकि वो सेल आपके जो एटम्स हैं वो जगह बनाते हैं, तो पूरी यूनिवर्स की सर्च लाइट उस बंदे पे आ जाती है। फिर उसके बाद हम काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त जो इस मुआशरे में। मैं तो कभी कभी पाकिस्तान आता हूँ, मेरी बेटी है, अभी भी खैर से तो नहीं आया मगर खैर कोशिश कर रहा हूँ। मेरी भाई की इंतकाल हो गया था तो उनकी तदफीन के लिए आया था। मगर ये सब मेरे भाई हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई कहता है कि आप बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा मेरे अल्लाह ने एक ले लिया, हज़ारों भाई दिए भी तो हुए, तो शुक्र करना मैंने, उनका अफसोस थोड़ी करना। फिर एक चीज़ हमारे मुआशरे में जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। आप अपने दिन का एक
एहतिसाब कर लें, ऐसी 10,000 प्रॉब्लम्स होंगी आपकी ज़िंदगी में जिनको आप बड़े इजीली वेल लेफ्ट कर सकते थे। तो जब तक आपको आर्ट ऑफ इग्नोरिंग थिंग्स नहीं आएगा ना, वो चीज़ें आपके भी गांव में जाएंगे ना किसी रात को, तो गाड़ी के पीछे बहुत कुत्ते भौंकते भागते, ना वो आपकी गाड़ी में बैठना चाहते हैं, ना वो आपके साथ आपको काटना चाहते हैं, ना आपके साथ उनका काम सिर्फ भौंकना है। आपने उनको एंटरटेन करना है, उनको उन बेचारों की ना उनका काम भौंकना है, आपने उनके साथ एंगेज नहीं करना, उनको इग्नोर कैसे किया जाए, तो तब आपका ऑरा बचेगा। आप अपने आप को इतना ज़्यादा कैमोफ्लेज कर लें नेगेटिविटी से, आपकी ब्रेन से, कि आपने कहना कि नहीं इसमें नहीं उलझना। मैंने अपना जब भी कोई जहाज टेक ऑफ करता है ना जी, आप दोनों यंग रहने के बाद इस बात को याद रखिएगा, वो कभी भी एक्सेस बैगेज पे नहीं लेके जा सकता। आपका बैग ना वो चेक करते हैं। तो आपने भी अगर जिंदगी में टेक ऑफ करना है ना, तो अपने एक्सेस बेहतरीन मिसाल है। आपको बहुत खूबसूरत बातें, और वाकई हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, रिलेट भी कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, बड़ी पॉजिटिव वाइब, एजाज साहब की अपनी एक वाइब, वाकई बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी, और गुफ्तगू करके भी मज़ा आया। और वी होप कि आप लोगों ने भी अंडरस्टैंड किया होगा कि व्हाट इज़ ऑरा, और किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से अपनी एनर्जीज को सेव करना है, और किस तरह से टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है। तो आई होप के बहुत ही आपको ज़बरदस्त सेगमेंट आर्ट ऑफ इग्नोरिंग जो है ना, आप ये आपको समझ भी आ गया और इस पर आप अमल भी करेंगे और अपने फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा। अभी वक्त तो ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। आजकल नाजरीन, बुजुर्ग नौजवानों की भी एक बहुत बड़ी शिकायत है कि पूरे 7-8 घंटे की गहरी पुरसुकून नींद लेने के बावजूद जब वो जागते हैं तो उनका जिस्म बुरी तरह से टूट रहा होता है। शदीद सुस्ती है, थकन बरकरार रहती है, और जैसे वो रात भर सोए ही ना हो। और अगर वो कोई बहुत सारे टास्क हैं वो परफॉर्म करना चाहते हैं और उस पर विलिंग भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं बची, इतनी हिम्मत नहीं बची कि हम वो काम कर सकें। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, सो कर भी उनका दिल करता है मजीद सो लें, मतलब सोने के लिए की थकावट उतारने के लिए भी उनको सोना पड़ता है। तो हर वक्त तो ये जो नींद का गलबा रहता है, एनर्जी लो रहती है, डाउन रहती है। अब अंदरूनी कहानी क्या है, अंदरूनी बीमारी क्या है, ये तो हम आज जिस गेस्ट को बुलाया है वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन विटामिन डी और B12 की शदीद कमी या खून में हेमोग्लोबिन की कमी की जो हैं अलामात भी हो सकती हैं। ज़्यादा थकन होना, नींद आना, और थकन का जो कुदरती और मुस्तकिल हल है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर तिब हकीम अतान साहब। उनसे जानेंगे कि मसला कैसे दूर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जिस तरह से हम देखते हैं, हम 8 घंटे भी सो लें, नींद पूरी भी कर लें, डाइट अच्छी भी कर लें, ऐसी क्या मिस्टेक्स हम कर रहे होते हैं कि हम सुस्ती रहते हैं और दिल नहीं करता कि बस एक अगर काम कर ले तो दूसरा कोई गलती से कह ना दे कि गिलास पानी का उठा के पकड़ा दो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा मौजू है, और अमूमन ये देखा जाता है कि जब हमें सुस्ती होती है तो हमारा एक ही लफ्ज़ ज़बान पे होता है कि इसको असाबी कमज़ोरी होगी। जी, हालांकि सुस्ती होने की कई वजूहात हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे सबसे अहम वजह इस टाइम जो माशरे में चल रही है वो फैटी लिवर है। अच्छा। जिन लोगों को ग्रेड 2 फैटी लिवर में जो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें पहली चीज़ जो आती है वो आती है लेजीपन, सुस्ती। मिसाल के तौर पे खाना खाते उन्हें गुनूदगी होगी और दिल करेगा बस जी। मैं उठ के कोई काम नहीं कर सकता, मैं इधर ही लेट जाऊँ। ये एक फैटी लिवर मेन चीज़ है। अच्छा। नंबर 2, आपकी नींद पूरी हो रही है, 8 घंटे आप अपने 8 आवर्स नींद के पूरे ले रहे हैं, और उसके बावजूद आप सुबह चाकू चबंद नहीं उठते, तो इसका मतलब बहुत सी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अच्छा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में ये होता है कि 2 ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप न्यूट्रिशन ले ही नहीं रहे, जिसकी वजह से आपके अंदर कमजोरी आ रही है। एक आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं पर वो जुज़े बदन नहीं बन रही। ठीक है, ये भी बड़ा कीमती है, कैलोरी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है, ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, अपने मजाज के मुताबिक बस कहते हैं जी मछली भी खा लें, बादाम भी खा लें, हर चीज़ खा रहे हैं, पर उनके जिस्म को लग नहीं रहा, तो उनका मैदा खराब है। अच्छा। बेसिकली मैदा अल्लाह पाक ने जिस्म इंसानी का हौज बनाया, और तमाम तर रगें इससे वाबस्ता कर दी अल्लाह ने। तो मैदा जिस बंदे का ठीक होगा तो वो खाई हुई गज़ा, वो अगर मिट्टी भी होगी तो सोना बन जाएगी, और अगर मैदा ठीक नहीं होगा तो वो सोने का कुश्ता भी खा रहा होगा तो वो जहर बन जाएगा। तो ये एक बड़ी कीमती चीज़ है। आप अक्सर देखते हैं कि डायरिया जब होता है तो हमें एकदम वीकनेस क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि हमारे स्टूल के साथ हमारा वाटर बॉडी का ज़्यादा निकल जाता है, और उस वाटर के साथ हमारी बॉडी की नमकियात ज़्यादा खारिज होती है। अब आप दुनिया की ताकत की दवाई खा लें, आप स्टेबल नहीं होते जब तक आप नमकियात की कमी को पूरा ना करें। यानी एक टेक्निकल चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप खजूर खा लें, और ये नमकियात की जो कमी है ये ORS वगैरह से पूरी हो जाती है। एब्सोल्युटली, नमकोल है, ORS है ही नमकियात। इसी तरह नमकीन शंजबीन है, इसी तरह नमकोल का पानी है,
ये तमाम चीज़ें जो है ना आपको फौरी तौर पे एनर्जेटिक करते हैं। फिर प्रोबायोटिक्स हैं, यानी आपके जब आप डायरिया के अंदर बहुत ज़्यादा पेट खाली होता है तो मुस्बत जो बैक्टीरिया है वो भी बॉडी से खारिज हो जाता है। और हकीम साहब जिनका काम ज़्यादा स्वेटिंग वाला है वो ठीक भी हैं, डायरिया नहीं भी है, फिर भी वो ORS ले सकते हैं शदीद गर्मी में? जी, ORS नमकिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बहुत से पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हकीम साहब हम ना दोपहर के टाइम बॉडी हमारी ऐसी लेथार्जी हो जाती है, और कई लोग से भी ये कहते हैं हमारा BP लो होता है तो वो गर्म चीज़ें खाते हैं, अंडा खाते हैं, कुछ और खाते हैं, उनको असर फिर भी नहीं होता। हम उनको कहते हैं आप कुछ ना करें, आप एक ORS का जो है ना साशे 1.5 लीटर की बोतल में मिक्स करके दिन के औकात में, यानी कि आप सुबह से लेके मगरिब से पहले पहले वो पी लें। आप यकीन कीजिए 3 दिन के बाद वो कहते हैं कि साहब ऐसे लग रहा है जैसे हमने को कुश्ता खा लिया, क्योंकि एग्जैक्ट जो कमी थी उसको पूरा किया जा रहा है। सही। तो अल्लाह पाक, ये एक अल्लाह का एक निज़ाम है। अच्छा हकीम साहब, ये भी होता है, अब आपने कुश्तों की बात की है, कुछ लोग हर चीज़ खा रहे हैं माशाल्लाह से, डाइट भी बहुत अच्छी है, रात में वो जो एक मुट्ठी जी आपने खाना है, ड्राई फ्रूट्स भी खा के सो गए, सुबह भी उठे अच्छा हेल्दी खाया, लेकिन ऐसे वो क्या मिस्टेक्स कर रहे थे? वही वाली बात है कि जुज़्वे बदन नहीं बन रहा। जी बिल्कुल, देखें हमारी जो गट हेल्थ है ना ये बहुत कंपलसरी है हर मामले में। आपकी कोई, और पहले वक्तों में आप देखेंगे जितने भी हमारे कोरोना मुआलिज होते थे ना, वो पट्ठों की दवाई दे रहे हैं तो साथ मैदे की भी दे रहे हैं, वो जिगर की दवाई दे रहे हैं तो साथ मैदे की भी दे रहे हैं, वो किसी और कॉम्प्लिकेशंस में जाए, अगर पाइल्स की दवाई दे रहे हैं या कोई माइग्रेन की दवाई दे रहे हैं तो मैदे की लाजमी दे रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि आपने अपनी जो भी आप डाइट प्लान ले रहे हैं उसमें वो डाइट प्लान जो मैदे को तकवीत दे उसको आपने बहुत मलूज़े खातिर रखना है। मिसाल के तौर पे हम आदी हो चुके हैं गंदम की रोटी खाने के, हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक गंदम की ही रोटी खा रहे हैं। अब गंदम की रोटी की भी एक रेजिस्टेंट पार होती है जो बॉडी में एक वक्त में आके नुकसान देना शुरू कर देती है। अच्छा। उस सूरत में हमें ये देखना है, सोचना है कि हमें अब जौ की रोटी शुरू करनी है या मकई का आटा कभी खाना, अल्टरनेटिव डेज में उसको लेना है, तो उसमें आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। इसी तरह पानी का इंटेक हमने देखना है कि हमारी बॉडी में 85% लगभग पानी है और 15-16% खून है। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा फल, सब्जी या अनाज हमारा खून बनाता है, पानी की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। पानी का शफाफ होना, हाइजेनिक होना और बॉडी में पानी का पूरा होना आपको बिल्कुल चाकू चबंद हकीम साहब देखा जाए तो एलोपैथिक में भी अगर वो कोई आपको हैवी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, कोई मेडिसिन दे रहे हैं, साथ आपको मैदे की भी जरूर दे रहे होते हैं कि मैदा ना डिस्टर्ब, तो ये बताएं कि एक शख्स किस तरह को देसी सा एक डायग्नोज कर सकता है, अंदाजा लगा सकता है कि उसकी गट हेल्थ ठीक है? देखें गट हेल्थ ठीक होने का, कुछ लोग कहते हैं डकार है तो जनाब इसका मैदा जो है ना ये ठीक है, सही काम कर रहा है। नहीं, वो डकार पे आपने बात की, वो तो हम लकीर के फकीर हैं, हम खाना खा के फुल नेक टू नेक और 250 ml की बोतल पीते हैं जी, तो 50 ml का डकार आता है, 200 अंदर फंसा होता है तो हम उसको भी कहते हैं हाजमा हो गए। बिल्कुल ठीक है, ये तो गलत बात है। बेसिकली डकार आना इस चीज की निशानी नहीं है कि आपका मैदा ठीक है। फिर क्या है? ये देखें, आपको एक तो ये है कि आपको बर वक्त भूख लगे, मिसाल के तौर पे आपके जो भी टाइम आवर्स हैं नाश्ते के, दोपहर के, रात के, और दूसरा खाना आपको 4 to 5 आवर्स में मैक्सिमम आपका खाना हजम हो गया, आपको इश्तहा पैदा हो जाए। यानी हमारा जो नेचुरल प्रोसेस है वो 3 घंटे का है कि 3 घंटे में आपको खाना हजम हो जाता है, लेकिन ये कि आपको 5 घंटे बाद हल्की सी इश्तहा पैदा हो जाए, आपका स्टमक बेहतरीन है। सही, यानी ये एक बेहतरीन चीज़ है। दूसरा, खाने के बाद ब्लोटिंग नहीं हो रही और खाने के बाद आप रिलैक्स हैं, आपका सांस नॉर्मल आ रहा है, तो इसका मतलब आपका मैदा बेहतरीन है, आपका खाना हजम हो रहा है और आपके अंदर का सारा प्रोसेस अकॉर्डिंग टू बॉडी लॉ वो चल रहा है। तो हकीम साहब फिर इसके लिए कोई नुस्खा भी जी बिल्कुल, जिनका सही नहीं है उन्हें फिर नुस्खों से करना। देखें, मैं गर्मी का मौसम चल रहा है, इसके अंदर ना अल्लाह पाक ने एक हमारे पास एक फल की शक्ल में ना जरिश्क है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, बरबेरिस इसको कहते हैं, दुनिया की बेहतरीन चीज़ है जिगर की सलाह के लिए और मैदे के लिए। अक्सर लोगों को ना मैदे में ड्राइनेस, खुश्की हो जाती है, वो क्या है जी, गर्मियों में चाय नहीं छोड़ते, गर्मियों में मुरग्गन चीज़ें नहीं छोड़ते, फिर हमारे यहाँ ईद का जैसे समा गुजरा है तो ईद के बाद से सुबह नाश्ते में भी गोश्त, दोपहर में गोश्त, रात भी गोश्त, यानी रात का बचा हुआ खाना वो सुबह नाश्ते में भी खाया जा रहा है। तो अब इतना जब आप गोश्त खाते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर प्रोटीन भी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू होती है और आपके किडनी पे भी मस्बत असर पड़ते हैं और आपके अंदर खुश्की ज़ाहिर बढ़ जाती है। तो जरिश्क दुनिया की बेहतरीन चीज़ है मैदे के लिए, जिगर के लिए। एक हमारे पास हैं चारों मगज़। आप यकीन कीजिए गर्मी के अंदर आपको दूध के साथ 1 चम्मच जो बंदा ये ले लेगा, वो जो जैसे आपने शुरू में बात की मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, ये नेचुरल अल्लाह पाक ने इसमें सलाहियत रखी है। आपकी असाबी कमजोरी, आपकी जो खुश्की ज़ाहिर करते हैं, तरावट बहाल करते हैं, आपकी लॉस ऑफ मेमोरी में भी ये काम करते हैं चारों मगज़। तो इसका आप 1 चम्मच दूध के साथ ले लें,
आप यकीन करें जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, वो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगी, ठीक है। जिनके मैदे में खुश्की, वो खुश्की भी ज़ाहिर होगी, और स्टमक भी अच्छा काम करेगा और बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिलेगी। ठीक है। सही। तीसरी अहम चीज़ है सूरजमुखी के बीज। ये तो आपने देखे होंगे। बिल्कुल। ये अल्लाह पाक की ऐसी ज़बरदस्त नेमत है कि ये समझ लें आपकी बॉडी का असाबी निज़ाम को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा शाहकार है। ठीक। ये हमें अपनी गाड़ी में, अपने घर में वक्तन फ़वक्तन 1-1.5 चम्मच सुबह, 1-1.5 चम्मच शाम खा लेना चाहिए। इम्यूनिटी को इन्हांस करती है, और जब आपकी इम्यूनिटी इन्हांस होती है तो छोटी मोटी बीमारियां आपके करीब भी नहीं आएंगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो नेचुरल जो है ना, वाइटामिन है, मिनरल्स हैं। एक चीज़ हमारे घरों में मौजूद है, काली मिर्च तो आपने सुनी होगी, सफ़ेद मिर्च, दखनी मिर्च। जी, आप यकीन कीजिए असाबी निज़ाम को बेहतर करने के लिए हमारे पास सफ़ेद मिर्च बहुत बड़ी चीज़ है। इसका इस्तेमाल आप बादाम के साथ कर सकते हैं। फी बादाम, फी सफ़ेद मिर्च, 7 बादाम ले लें, 7 सफ़ेद मिर्च ले लें। जो बच्चे हर वक्त थके रहते हैं, जिनकी पिंडलियों में दर्द है, जिनको असाबी कमज़ोरी है, हर वक्त गिरे गिरे रहते हैं, आप यकीन कीजिए ये वो चीज़ें हैं, सिर्फ बताने की हद तक नहीं, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपको मुस्बत कमेंट्स करेंगे और खुश होंगे। ठीक है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल से आप अपनी न्यूट्रिशन को बेहतर कर सकते हैं। फिर सब्जियों में खीरा आया हुआ है। ठीक है जी। खीरे का इस्तेमाल हर शख्स को एक खीरा इस्तेमाल करना चाहिए। नमकीन शिकंजबीन आप मशरूब के तौर पे, आप जब घर से बाहर जा रहे हैं, बाहर से आप अंदर आ रहे हैं, तो उस टाइम आप पिए, आपकी नमकियात की कमी पूरी होगी। तो ये अल्लाह पाक ने हमें वो कुदरती चीजें दी हैं कि जब हम इन चीजों को अपने मामूल का हिस्सा बना लेंगे तो हमें डॉक्टर्स, हकीमों के बजाय बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जिस तरह से बड़े भी कुदरती चीज़ों के करीब रहते थे तो सेहतमंद रहते थे, डॉक्टर की ज़रूरत भी कम पड़ती थी। तो हमें भी चाहिए कि बजाय फिजी ड्रिंक्स के हम इस तरह की चीज़ों की तरफ वापस आएँ, और जो कुदरती चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं हम उनसे फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।